सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी साइंस मॉक टेस्ट 1 और 2 की। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि इससे पीछे मैंने आप सबों को इसके लिए 2 वीडियो डाला था और मेरे मित्र आप सबों ने उसको बढ़िया तरीके से देखा भी। और कल भी मैंने आप सबों का, चूंकि मैंने आपको बताया था कि एएलपी की एग्जाम आज तक है और मेरे मित्र आज के बाद जो है एएलपी के जो छात्र होंगे वो फ्री हो जाएंगे और बहुत सारे छात्र जिनका एग्जाम हो चुका है वो तो ऑलरेडी फ्री है। तो कहीं ना कहीं जो छात्र नए जुड़े हैं और मेरे मित्र जो पुराने हैं, तो जो नए और पुराने दोनों छात्र हैं वो एक बार पीछे के जो 2 वीडियो लेक्चर हैं उसको आप जरूर एक बार रिवीजन कर लीजिए, ताकि आपके मन में ये मलाल ना रहे कि गुरुजी जो पिछला वीडियो है वो हमने नहीं देखा, पहला वीडियो हमने नहीं देखा, दूसरा वीडियो हमने नहीं देखा। तो ये डाउट नहीं रहनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग उन्हीं दोनों वीडियो को क्या करेंगे, पूरा एक मैराथन के रूप में देखेंगे। और याद रखिएगा, आज भाग गए तो हमेशा भागना पड़ेगा। ये मत सोचना कि 80 क्वेश्चन है, समय लग जाएगा। आज आपको पूरा का पूरा क्लियर करना ही होगा, क्योंकि आपके पास जो समय है, बस इसमें जरूरत किस चीज की है, आपके पेशेंस की, आपके धैर्य की और मेरे मित्र अपने आप को एक तरह से कह सकते हो कि बैलेंस करके जो कंटेंट है उस पर फोकस करने की। अच्छा, ये तो हो गई आपके आज के सेशन की। अब जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि सर इसकी पीडीएफ कहां पे मिलेगी, ये यूट्यूब पे चलेगा या ऐप पे चलेगा, फ्री होगी या फिर पेड होगी, कितने बजे से चलेगी। ऐसे मैसेजेस सर आज दिन भर लगातार व्हाट्सएप पे आए हैं और लगातार आप सबों के कॉल भी आए। तो थोड़ा सा क्वेरी इसका आप लोग क्लियर कर लीजिएगा कि ये जो अपनी आरआरबी टेक्नीशियन 2024 साइंस मॉक टेस्ट है, जिसमें आपको पर डे 40 क्वेश्चन हम डिस्कस कराएंगे, ये कंप्लीटली आपका फ्री है। ये कंप्लीटली फ्री है, इसके लिए आपको कहीं पे भी 1 रुपया पेड करने की जरूरत नहीं है। इसका टाइम क्या रहने वाला है, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान रखिएगा कि हम आपको पर डे शाम के समय में, आप यूं मान लो पूरे दिन आप कहीं से भी पढ़ाई करो, रात के समय में आपको 40 क्वेश्चन का जो मॉक टेस्ट है वो मिल जाएगा। और मेरे मित्र उसका आप रिवीजन करके आराम से सो जाना, बस माइंड में इस 40 क्वेश्चन को रख लेना, आपका काम बन जाएगा। तो हम आपको एक निश्चित समय इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि मेरे मित्र हमें ये वीडियो पर डे अपडेट करना है। तो हो सकता है कि हम आपको 6:30 बोल दे तो वो 6:40 हो जाएगा, 6:45 हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे और भी काम होते हैं, बहुत सारे और भी वर्क होते हैं। आज अगर आपका वीडियो बन गया तो कल के लिए फिर कंटेंट तैयार करना होता है, टाइपिस्ट को भेजना होता है। तो हम आपको पर डे शाम के समय सर ये जो आपका साइंस मॉक टेस्ट 40 क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन होगा वो अवेलेबल करा देंगे सर, रिकॉर्डेड मोड में। ये चीज ध्यान में रख लीजिएगा। साथ ही मेरे मित्र कहां चलेगी तो आपको मैंने क्लियर कर ही दिया कि ये फ्री चलेगी। कहां पे, तो आप सभी याद रखेंगे यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आप आज सभी वीडियो देख रहे हैं। इसीलिए मेरे मित्र चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पीडीएफ कहां मिलेगा मेरे मित्र, टेलीग्राम चैनल द लॉजिकल साइंस से बना हुआ है। टेलीग्राम चैनल द लॉजिकल साइंस नाम से बना हुआ है। अदरवाइज आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पे हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे मित्र जो भी पीडीएफ है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। और आप सबों की सुविधा के लिए ध्यान में रखिएगा कि आज का जो आपका मॉक 1 और मॉक 2 है, इस दोनों का कंप्लीट A4 सॉल्यूशन जो बोर्ड सॉल्यूशन है, ये पूरा मैं अभी इसी वीडियो के साथ टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो आप टेलीग्राम द लॉजिकल साइंस जाके सर्च कर सकते हैं या वीडियो में जो लिंक दिया हुआ है उसके माध्यम से जा सकते हैं। यहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा और उम्मीद करते हैं कि आपके मन में जो क्वेरी थी क्लासेस को लेकर के वो आपका क्लियर हो पाया होगा। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। बहरहाल जो आपका क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, पहला है कि साइकस और पाइनस किस प्रकार के पौधे हैं। ऑप्शन है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा। क्या कहोगे कि गुरुजी अगर हम लोग बात करते हैं साइकस की और बात करते हैं पाइनस की, तो हम सभी क्या कहते हैं, ये दोनों ही पौधे जो हैं ये एवरग्रीन प्लांट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एवरग्रीन प्लांट कहलाते हैं। और मेरे मित्र एवरग्रीन प्लांट को ही हम लोग क्या कहते हैं, सदाबहार पौधे कहते हैं। और आप सभी कहते हैं कि जितने भी एवरग्रीन प्लांट होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सीधा सा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल यह है कि सर ये जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, तो मेरे मित्र याद रखिएगा कि बायोलॉजी में इसी को हम लोग नग्न बीजी कहते हैं। क्या कहते हैं, नग्न बीजी कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनावृत बीजी कहते हैं। इस वर्ग के जो पौधे होते हैं सर उसके बीज पर कोई आवरण नहीं होता है।
वो क्या होता है सर, खुला में होता है, और इसीलिए इसको हम लोग नग्न बीजी पौधा कहते हैं। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि ये साइकस और पाइनस जो प्लांट हैं वो किससे बिलोंग करते हैं, इस जिम्नोस्पर्म से बिलोंग करते हैं, जिसमें मेरे मित्र जो आपका साइकस है ये किस प्रकार के पौधे हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि साइकस एक प्रकार का मरुद्भिद पौधा है, बोले तो इसको हम लोग जेरोफाइटिक प्लांट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेरोफाइटिक प्लांट्स बोलते हैं। साथ ही मेरे मित्र आप सभी ये याद रखेंगे कि जो जिम्नोस्पर्म वर्ग के पौधे होते हैं इसमें फूल का अभाव होता है। क्या होता है, फूल का अभाव होता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। अब आप कहेंगे कि गुरुजी यहां पे एंजियोस्पर्म की बात की गई है तो ये क्या होता है, मेरे भाई आप सभी ध्यान में रखना कि अगर हम लोग एंजियोस्पर्म की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एंजियोस्पर्म की, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आवृत बीजी। क्या कहते हैं, आवृत बीजी, यानी कि इसके बीज के ऊपर में क्या होता है, आवरण होता है, इसका बीज जो है वो एक लेयर से ढका हुआ होता है। और आपको ये ध्यान में रखना होगा कि पादप जगत का सबसे बड़ा समूह, पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है, आप सभी याद रखेंगे गुरुजी एंजियोस्पर्म जो है वो पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है। साथ ही मेरे मित्र आपको यह ध्यान में रखना होगा कि जितने भी प्रकार के सर फूल हैं, सॉरी फूल कह रहे हैं, जितने भी प्रकार के फल हैं, सब्जियां हैं, सर अनाज है, वे सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं, एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं। और इस एंजियोस्पर्म को हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं, कौन कौन सा, एक होता है आपका मोनोकोटिलेडन्स, एक क्या होता है मोनोकोटिलेडन्स, और दूसरा क्या होता है आपका डाइकोटिलेडन्स। तो ये एक बेसिक बात जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म से संबंधित आप अपने माइंड में रखिएगा। थेरिडोफाइटा ध्यान रखेंगे कि ये जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, थैलोफाइटा क्या है। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी प्लांट किंगडम को जो अलग अलग डिवीजन में डिवाइड करा गया है वे सब उसका प्रकार है। और टोटल हम लोग कहते हैं कि पादप जगत को 5 डिवीजन में कैटेगराइज किया गया है, जिसमें पहला थैलोफाइटा आता है, दूसरा ब्रायोफाइटा आता है, तीसरा टेरिडोफाइटा आता है, चौथा जिम्नोस्पर्म आता है, और पांचवा आपका एंजियोस्पर्म आता है। यहां पे अगर हम ब्रायोफाइटा का नाम लिख दें, यहां पे हम ब्रायोफाइटा का नाम लिख दें, तो आपका जो प्लांट किंगडम 5 डिवीजन में बटा हुआ है वो पांचों डिवीजन के नाम यहां पे दिख जाएंगे। याद रखिएगा कि ये जो आपका टेरिडोफाइटा है, ये जो आपका टेरिडोफाइटा है सर, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है, जितने भी फर्न हैं वे सभी किसके एग्जाम्पल हैं, टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल हैं। और आपको ध्यान में रखना होगा कि टेरिडोफाइटा को क्या कहा जाता है सर, पुराना संवहन पौधा कहा जाता है। इसकी जो सर वेस्कुलेटर सिस्टम होती है वो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि जो जटिल या विकसित प्लांट होते हैं उस जैसा नहीं होती है, लेकिन अवेलेबल होती है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, पुराना संवहन पौधा। क्या कहते हैं, पुराना संवहन पौधा। तो ये चीज आप सभी ध्यान में रखना, ध्यान देना कि ब्रायोफाइटा को क्या कहते हैं, पादप जगत का उभयचर, पादप जगत का उभयचर। और ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, ये चीज ध्यान में रखेंगे। एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम इज नोन एज ब्रायोफाइटा। अब थैलोफाइटा के अंतर्गत कौन आएगा, आप सभी याद रखेंगे कि शैवाल और लाइकेन किसके अंतर्गत आ जाएंगे, थैलोफाइटा के अंतर्गत आ जाएंगे। और थैलोफाइटा इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका शरीर जो है वो जड़, तना, पत्तियों में विभाजित नहीं होता है, थैला के समान होता है, इसीलिए इसको हम लोग थैलोफाइटा बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं अगले सवाल की। अगला है क्वेश्चन नंबर 2 कि मनुष्यों में वह सिंड्रोम जिसमें किसी व्यक्ति की दैहिक कोशिका में 3 लिंग गुणसूत्र ट्रिपल एक्स होते हैं कहलाते हैं, क्लाइनफेल्टर्स, टर्नर, डाउन, सुपर फीमेल। क्या होगा इसका आंसर, मेरे मित्र आपसे सवाल करा जा रहा है कि मनुष्य में वह सिंड्रोम जिसमें किसी व्यक्ति की दैहिक कोशिका में 3 लिंग गुणसूत्र यानी कि ट्रिपल एक्स होते हैं उसको क्या कहते हैं। ध्यान देंगे कि यहां पे क्लाइनफेल्टर्स, टर्नर, डाउन, सुपर फीमेल ये क्या है, सब के सब सिंड्रोमैटिक डिजीज हैं, या आप कह सकते हो एक तरह से अनुवांशिक रोग जो होता है वो है। आप कहेंगे कैसे, तो ध्यान देंगे कि ये जो क्लाइनफेल्टर्स है इसका पूरा नाम हम लोग क्या लिखते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम लिखते हैं। और ये जो टर्नर है इसका पूरा नाम हम लोग क्या लिखते हैं, टर्नर सिंड्रोम लिखते हैं। और मेरे मित्र ये जो आपका डाउन है इसको हम लोग डाउन सिंड्रोम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, डाउन सिंड्रोम पढ़ते हैं। अब आपको यह ध्यान में रखना होगा कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है कि इस डिजीज से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं यानी कि मेल होते हैं सर, उसमें एक एक्स्ट्रा कॉपी एक्स क्रोमोसोम होता है। यानी कि आप ये कह सकते हो ए पर्सन with extra copy of
with extra copy of X chromosome, X क्रोमोसोम, यानी कि वैसा व्यक्ति जिसके जो आपका लैंगिक गुणसूत्र है या जो लिंग गुणसूत्र हैं उसमें एक एक्स्ट्रा कॉपी एक्स क्रोमोसोम का होता है, हम लोग क्या कहते हैं कि सर वो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम से ग्रसित है। अब मेरे मित्र टर्नर सिंड्रोम की जब बारी आती है तो ध्यान में रखेंगे कि इसमें आप सबों को मालूम है कि फीमेल के पास दो क्रोमोसोम होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, आप कहेंगे एक्स एक्स। लेकिन अगर कोई फीमेल टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित है तो उसके बॉडी में क्या होता है, आप सभी कहेंगे, क्या कहेंगे कि फीमेल विथ ओनली वन एक्स क्रोमोसोम, यानी कि अगर कोई फीमेल सिर्फ और सिर्फ एक क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम धारण करती है तो आप ये कह सकते हैं वो टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित है। अब ध्यान देंगे डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, तो मेरे मित्र डाउन सिंड्रोम में जो व्यक्ति होता है उसमें क्या होता है, तो जो 21वां क्रोमोसोम होता है वो अधिक होता है, यानी कि एक्स्ट्रा होता है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि इसमें 21वां क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है। और मेरे भाई जो सुपर फीमेल है इसमें क्या होते हैं सर, ट्रिपल एक्स यानी कि 3XX क्रोमोसोम होते हैं। और सुपर फीमेल रोग को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग ट्रिपल एक्स सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा कि सुपर फीमेल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ट्रिपल एक्स सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। तो कई बार आपके एग्जाम में यह सवाल भी पूछ लिया जाता है कि ट्रिपल एक्स सिंड्रोम का निम्नलिखित में से दूसरा नाम है, आप कहेंगे सुपर फीमेल। और आपके इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कहिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है कि मनुष्य में वह सिंड्रोम जिसमें किसी व्यक्ति की दैहिक कोशिका में 3 लिंग गुणसूत्र ट्रिपल एक्स होते हैं क्या कहलाते हैं, तो आप कहेंगे ट्रिपल एक्स सिंड्रोम। अब बाद बाकी के जो सिंड्रोम देख रहे हैं उसमें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में कोई मेल है जिसमें एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है। अब टर्नर सिंड्रोम में कोई फीमेल है जिसके बॉडी में केवल एक्स क्रोमोसोम है। और डाउन सिंड्रोम में जो व्यक्ति है उसका 21वां क्रोमोसोम जो है वो अधिक है, सुपर फीमेल में 3 आपका एक्स क्रोमोसोम है। तो आप बता दो सही आंसर, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी लेके जाएगा। अगला सवाल देख लो, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि पोलियो किसके द्वारा होता है, बैक्टीरियोफेज के द्वारा, एक सूत्रीय आरएनए वायरस के द्वारा, एक सूत्री डीएनए वायरस के द्वारा, 2 सूत्री डीएनए वायरस के द्वारा। क्या कहिएगा कि गुरुजी हम सबों को मालूम है कि जो वायरस होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है अपना आरएनए वायरस, एक क्या होता है हमारा आरएनए वायरस, और दूसरा क्या होता है हमारा डीएनए वायरस। तो मेरे मित्र आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि पोलियो किसके कारण होता है, तो आप सभी कहेंगे पोलियो वायरस के वजह से होता है। किसके वजह से, पोलियो वायरस के वजह से होता है। और आपको यह ध्यान में रखना होगा कि जो पोलियो वायरस है ये क्या है, तो आप सभी याद रखेंगे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, मतलब एक सूत्री आरएनए वायरस। तो जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि पोलियो किसके द्वारा होता है, आप सभी कहेंगे एक सूत्री आरएनए वायरस के द्वारा होता है। याद रखिएगा कि जो पोलियो के वायरस होते हैं ये मजबूती से किसको प्रभावित करते हैं, आपके तंत्रिकीय तंत्र को प्रभावित करता है। और जो आपका मसल्स होता है, जो मूवमेंट करने वाला पार्ट होता है, वहां पे ये ज्यादा अफेक्टिव होता है। और इसीलिए मेरे मित्र जो पैरालिसिस व्यक्ति होते हैं, अगर आप उसको देखेंगे तो वो ज्यादातर वहां से पीड़ित होते हैं जहां उसके बॉडी का ज्वाइंट होता है। और बेसिकली ये किस पे आघात पहुंचाता है, आप कहेंगे सर स्पाइनल कॉर्ड, तंत्रिकीय तंत्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि एक क्षार चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखा कैसी होती है। ऑप्शन है इसके उत्तरी ध्रुव से निकलती है और इसके पूर्वी ध्रुव पर समाप्त होती है, इसके दक्षिणी ध्रुव से निकलती है और इसके उत्तरी ध्रुव पर समाप्त होती है, इसके उत्तरी ध्रुव से निकलती है और इसके दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है, इसके दक्षिणी ध्रुव से निकलती है और इसके पूर्वी ध्रुव पर समाप्त होती है। क्या ये सवाल आपसे ना बनेगा, आप सभी कहेंगे गुरुजी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, कि जो क्षार चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखा होती है वो उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है। बस इसके बारे में 2-4 पॉइंट अपने माइंड में सेट रखना चला आपके लिए जरूरी है। मान लो कि ये आपका चुंबक है और ये चुंबक का नॉर्थ पोल और ये क्या है, आप कहेंगे साउथ पोल। अब इससे ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा इधर से निकली, सर इधर से निकली, फिर आप कहेंगे नॉर्थ से निकली साउथ पे जाएगी। तो मेरे मित्र आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है वो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकल रही है और खत्म कहां हो रही है, दक्षिणी ध्रुव पर। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा का ओरिजिन
ओरिजिन पॉइंट कौन सा हुआ? आप कहेंगे उत्तरी ध्रुव। खत्म कहां हो रहा है? दक्षिणी ध्रुव पे। तो चुंबक के बाहर से चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा आप कहेंगे उत्तर से दक्षिण। चुंबक के बाहर से चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा उत्तर से दक्षिण। लेकिन जब अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखा इस दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर गई तो फिर इसकी जो रेखा होगी वो क्या होगी? आप सभी कहेंगे गुरुजी दक्षिण से उत्तर होगी। तो चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा आप कहेंगे सर उत्तर से दक्षिण, और चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा दक्षिण से उत्तर। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, और अगर करेगी तो क्या होगा सर? दो अलग अलग डायरेक्शन होगा, जो कि संभव नहीं है। ये बात भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे आपका क्रियात्मक समूह दिया हुआ है, फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा कि अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो उसमें आपका किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है सर इंपॉर्टेंट? क्योंकि मेरे मित्र किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है वो किस पे डिपेंड करता है? वो उसके फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह पर डिपेंड करता है। और अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप की, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप में OH, जिसको हम लोग हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं, और ये किसके लिए हो जाता है? आप सभी कहेंगे अल्कोहल के लिए हो जाता है। किसके लिए? अल्कोहल के लिए। बात करते हैं CHO की, तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी इस ग्रुप के जो कंपाउंड होते हैं उसको हम लोग एल्डिहाइड बोलते हैं। बात करते हैं हम लोग किसकी? COOH की। किसकी बात करते हैं? COOH की। आप सभी कहते हैं गुरुजी जो कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपाउंड होते हैं उसके लिए जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो COOH होता है। बात करते हैं हम लोग किसकी? सर RCOR की। तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी जो कीटोन ग्रुप के कंपाउंड होते हैं उसके लिए फंक्शनल ग्रुप कुछ हमारा इस तरीके से होता है। और मेरे भाई अगर हम लोग बात करते हैं किसकी? बात करते हैं एस्टर ग्रुप की। किसकी बात करते हैं? एस्टर ग्रुप की। तो इसके लिए जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है? COOR हो जाता है। COOR। अब यहां पे ध्यान रखने वाली बात क्या है? ध्यान रखने वाली बात ये है कि गुरुजी ये आपने यहां पे R लगाया और यहां भी R लगाया, तो ये R क्या है? ये R क्या है? तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि R जो है इसको हम लोग एल्कील ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कील ग्रुप यानी कि एल्कील समूह बोलते हैं। तो मेरे मित्र जो सवाल करा जा रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, तो COOH किसके साथ मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। RCOR कीटोन के साथ। COR एस्टर समूह के साथ। तो एक के साथ कौन मिल रहा है? C मिल रहा है। दो के साथ कौन मिल रहा है? गुरुजी B मिल रहा है। तीन के साथ कौन मिल रहा है? आप कहेंगे A मिल रहा है। तो एक C, दो B और तीन A ऑप्शन नंबर D में है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है कि ओजोन निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ओजोन ऑक्सीजन के 2 परमाणु द्वारा बना होता है, गलत है। ओजोन जो है ये ऑक्सीजन के 3 परमाणु द्वारा बना होता है, और ओजोन ऑक्सीजन का अपरूप है। अगर आपसे ये सवाल कर दिया जाए, अगर आपसे सवाल कर दिया जाए कि ऑक्सीजन का एलोट्रॉप्स, ऑक्सीजन का एलोट्रॉप्स, तो आप सभी क्या कहेंगे? ओजोन, जिसका अणुसूत्र आप कहिएगा O3 होता है। ठीक। अब गलत कथन चुनना था और पहला ही आपने गलत सेलेक्ट कर लिया है। अब बाद बाकी के ऑप्शन क्या है? तो ध्यान देंगे कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडलीय ओजोन में कमी हेतु उत्तरदायी है। बिल्कुल मेरे मित्र, आपसे आपके एग्जाम में अगर यह सवाल कर लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन लेयर के क्षय के लिए जिम्मेदार है, डिप्लेशन के लिए जिम्मेदार है, तो आप सभी कहेंगे CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये ऑप्शन नहीं है, यह आपके लिए एक वन लाइनर क्वेश्चन हो गया। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, ओजोन का कवच सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी की सतह की रक्षा करता है। बिल्कुल। अगर हमारे वायुमंडल में ओजोन लेयर ना हो तो क्या होगा चेला जी? आप सभी कहेंगे कि सन से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रे होगी गुरुजी, वो डायरेक्ट आदमी और जंतुओं के त्वचा पर पड़ेगी, और यह संभव है कि पृथ्वी के सभी व्यक्ति त्वचीय कैंसर से पीड़ित हो जाए। तो ये जो आपका ओजोन लेयर है वो एक कवच की तरह कार्य करता है, और ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से क्या करता है? पृथ्वी सतह की रक्षा करता है। कह रहा है कि ओजोन एक घातक विष होता है, तो मेरे मित्र एज अ पॉइजनस हम लोग इसको देख सकते हैं। आप ओजोन का उपयोग मतलब अपने डेली लाइफ में नहीं कर सकते हैं। तो जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, आप सभी कहेंगे ओजोन ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं द्वारा बना एक अणु है, ये बात गलत है, और जो गलत है वही हमारे लिए सही है। तो सही आंसर मेरे मित्र आप सभी कहेंगे, एक मिनट, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
नेक्स्ट देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को सीलबंद कंटेनरों में संग्रहित किया जाना चाहिए, निम्न में से कौन सा दिए गए अभिकथन की सही व्याख्या करता है। पहला है कि यह वायु में मौजूद नमी से अभिक्रिया करके कठोर ठोस में परिवर्तित हो जाता है, यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित हो जाता है, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपघटित हो जाता है, यह वायु में मौजूद ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कठोर ठोस में परिवर्तित हो जाता है। क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि यहां जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की चर्चा की जा रही है, इसका अनुसूत्र क्या होता है। आप सभी कहते हैं कि गुरुजी पीओपी का फॉर्मूला जो है वो CaSO4 हाफ H2O होता है, और ये CaSO4 हाफ H2O जब वाटर में मिलाया जाता है तब ये और ज्यादा सॉलिड हो जाता है, और इसका उपयोग मूर्ति बनाने के लिए, चिकित्सा क्षेत्र में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। कैसे? तो सर, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसका पाउडर होता है, उसको पानी में घोल करके सारी चीजें की जाती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को सीलबंद कंटेनर में संग्रहित नहीं करेंगे तो जो वायु में नमी होगी, यानी कि वायु में जो वाटर की मौजूदगी होगी, उससे ये धीरे धीरे क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा और अपने आप को ठोस में बदलना शुरू कर देगा। फिर मेरे मित्र वो आपके यूज का नहीं रहेगा, यानी कि खराब हो जाएगा। इसीलिए क्या किया जाता है, तो सर प्लास्टर ऑफ पेरिस को सीलबंद कंटेनरों में संग्रहित किया जाता है। तो जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इस कथन का सही व्याख्या करता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को सीलबंद कंटेनरों में संग्रहित किया जाना चाहिए, आप सभी कहेंगे क्योंकि यह वायु में मौजूद नमी से अभिक्रिया करके कठोर ठोस में परिवर्तित हो जाता है, इसीलिए क्या करना चाहिए इसे, सर सीलबंद कंटेनरों में संग्रहित करना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किससे होता है, आप कहेंगे जिप्सम से। क्या होता है सर जिप्सम का फॉर्मूला, तो मेरे भाई अगर आपसे कभी भी जिप्सम की बात कर ली जाए तो आप सभी कहेंगे CaSO4 2H2O। क्या कहिएगा, CaSO4 2H2O, और इसका पूरा नाम आप कहेंगे कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, और इसका रासायनिक नाम तो आप सभी कहेंगे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि 5 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को ऊर्ध्वाधरित पृथ्वी से 2.4 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, G = 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ना बनेगा ये सवाल। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी यहां पे ऊपर उठाने में जो किया गया कार्य होगा, यानी कि जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा, आप कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला आप कहते हो mgh। तो किया गया कार्य ऊपर उठाने में, कहिएगा वस्तु का द्रव्यमान 5 केजी है, g का वैल्यू 10 और h 2.4, ये पॉइंट हटा दो चिल्ला, ये यहां से कटेगा। W = 120 जूल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। आप सभी कहेंगे लाइसोसोम को आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। राइबोसोम को आप सभी कहेंगे प्रोटीन के फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है, प्रोटीन के फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। और मेरे मित्र ध्यान देंगे कि अंतःप्रादावी जालिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको किस रूप में जाना जाता है, तो आप सभी याद रखिएगा कोशिका के हाईवे के रूप में इसे जाना जाता है। किस रूप में, कोशिका के हाईवे के रूप में जाना जाता है, कोशिका के हाईवे के रूप में जाना जाता है। और गोल्जी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। तो ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखिएगा। बहरहाल अगला सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है कि यूरेनियम 92-238 से 7 अल्फा किरण और 4 बीटा कणों का उत्सर्जन होने पर अंतिम तत्व की परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या क्या होगी। क्या यह सवाल आपसे बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन करा जा रहा है कि यूरेनियम जिसका परमाणु संख्या 92 और परमाणु द्रव्यमान 238 है, इससे जब 7 अल्फा किरण यानी कि 7 अल्फा कण और मेरे मित्र 4 बीटा कण उत्सर्जित होते हैं, तो जो नया परमाणु X बनेगा उसका परमाणु द्रव्यमान क्या हो, परमाणु संख्या क्या होगी, उसकी परमाणु संख्या क्या होगी और परमाणु द्रव्यमान क्या होगी, ये आपको बताना है। आप कहेंगे कि गुरुजी ये बन तो जाएगा, लेकिन हमें एक चीज जरूर मालूम होनी चाहिए कि एक अल्फा कण निकलने से किसी रेडियो एक्टिव जो परमाणु होते हैं उस पर प्रभाव क्या पड़ता है, और किसी एक बीटा कण के निकलने से जो रेडियो एक्टिव एटम होते हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि अगर किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से एक अल्फा रे निकलता है, यानी कि एक अल्फा कण निकलता है, तो याद रखिएगा कि परमाणु संख्या 2 कम जाती है, परमाणु संख्या 2 कम जाती है और परमाणु द्रव्यमान
परमाणु द्रव्यमान 4 कम जाती है। और इसी तरीके से मेरे मित्र अगर किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से एक बीटा कण निकलता है तो परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि होती है, परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि होती है, 1 की वृद्धि होती है और परमाणु द्रव्यमान नियत रहता है। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, याद रखना, नियत रहता है। मेरे भाई बस ये कंसेप्ट आपके माइंड में होनी चाहिए कि एक अल्फा कण निकलने से परमाणु संख्या में 2 की कमी और परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी, और एक बीटा कण निकलने से परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि और परमाणु द्रव्यमान नियत होता है। तो आप ये सवाल आसानी से बना सकते हैं। बात करी जा रही है यूरेनियम में से 7 अल्फा कण निकालने की, तो परमाणु संख्या कितना कम होगी? आप कहेंगे 1 निकलेगा तो सर 2 कम जाएगा, लेकिन कितना निकल रहा है? 7, तो परमाणु संख्या कितना माइनस होगा? आप कहेंगे 7 दूना 14, तो ये कितना हो गया? आप कहिएगा 8 और 4 12 हो जाएगा गुरुदेव, और ये 7 1 8 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 1 8 9 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि 78 और 4, आप कहेंगे 8 78 4 82 10 92, तो परमाणु संख्या कितना हो गया? आप सभी कहेंगे सर 78। परमाणु संख्या कितना हो गया? आप कहेंगे 78। अब ध्यान देंगे कि परमाणु द्रव्यमान 4 कम जाती है, तो मेरे मित्र आपने एक अल्फा कण निकाला तो परमाणु संख्या 2 कम हुई, एक अल्फा कण में परमाणु संख्या 2 कम हुई, तो यहां पे 7 था तो 14, अब एक में परमाणु द्रव्यमान 4 कम होगी, 7 है तो आप कहेंगे 28 कम होगी। तो मेरे मित्र यहां पे जो आपका परमाणु द्रव्यमान होगा वो एक अल्फा कण निकालने से अगर 4 कम होती है तो 7 निकालने से कितना होगा? आप कहेंगे 28 कम हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 8 में से 8 जाएगा 0 और 3 में से 2 गया, आप सभी कहेंगे 1, और मेरे मित्र ये आपका 210 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि कहा जा रहा है कि जो हमारा परमाणु बीटा कण है यहां पे, तो इसमें से 7 अल्फा कण जब निकला, ध्यान दीजिएगा हम इसको दूसरे कलर से यहां पे मेंशन कर रहे हैं कि 7 अल्फा कण निकलने के बाद 7 अल्फा कण निकलने के बाद जो हमारा परमाणु बना, सर वो परमाणु क्या है? तो उसका मान लो कि X, इसका परमाणु संख्या 78 और परमाणु द्रव्यमान कितना? आप कहेंगे 210। अब मेरे मित्र इससे क्या हो रहा है? फिर 4 बीटा कण निकल रहे हैं, 4 बीटा कण निकल रहे हैं। एक बीटा कण निकलता है तो परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि होती है, 4 निकल रहा है तो परमाणु संख्या में 4 की वृद्धि होगी। तो जो हमारा X तत्व होगा उसका परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 78 4 82। अब परमाणु द्रव्यमान तो नियत रहता है, परमाणु द्रव्यमान नियत होगा। तो मेरे भाई जो आपसे सवाल करा जा रहा है कि यूरेनियम 92 238 से 7 अल्फा किरण और 4 बीटा कणों का उत्सर्जन होने पर अंतिम तत्व की परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या क्या होगी? आप कहेंगे 82 और 210। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि साधारण नमक के 6 ग्राम 293 केल्विन पर जल के 19.025 ग्राम में विलय है, उस ताप पर जल की घुलनशीलता क्या है? घुलनशीलता का माने क्या हुआ चला? सॉल्युबिलिटी। क्या होता है ये? सर इसी को हम लोग हिंदी में विलयता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयता भी कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग सॉल्युबिलिटी, घुलनशीलता के नाम से भी जानते हैं। गुरुजी ये क्या होता है? तो याद रखिएगा कि प्रति 100 ग्राम विलय में, प्रति 100 ग्राम विलायक में, विलय नहीं, प्रति 100 ग्राम विलायक में घुलने वाली जो विलय की मात्रा होती है वो उस विलायक की क्या कहलाती है? विलयता यानी कि सॉल्युबिलिटी कहलाती है। और मेरे भाई जब भी हम विलयता निकालते हैं यानी कि सॉल्युबिलिटी निकालते हैं तो फॉर्मूला इसके लिए क्या लिखते हैं? सर विलय बटा विलय बटा विलय बटा विलायक, विलय बटा विलायक गुना 100। शॉर्ट फॉर्म में इसी को W बटा W गुना 100। छोटा वाला W विलय को बता रहा है, बड़ा वाला W विलायक को बता रहा है। अब यहां कह रहा है कि साधारण नमक के 6 ग्राम 293 केल्विन पर जल के 19.025 ग्राम में विलय है, तो जो विलय पदार्थ है वो क्या है? आप कहेंगे गुरुजी क्वेश्चन में जो पदार्थ कम मात्रा में होगा वो विलय होगा, जो ज्यादा मात्रा में होगा वो विलायक। तो विलय हमारा नमक है, तो 6 बटा विलायक
आप कहिएगा जल 19.025 इंटू 100। मेरे भाई इसको आप सॉल्व कर लेना, भाग दे लेना, ये वैल्यू कितना आएगा 31.53 और परसेंटेज लगेगा, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लो। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से एनीमिया होता है, बिल्कुल गलत है। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो सकता है या थायराइड ग्रंथि में सूजन हो सकता है। तो मेरे भाई ये कहा जा रहा है मानव शरीर में आयोडीन की कमी से एनीमिया होगा और रक्तता आप सभी कहेंगे आयरन की कमी से होगा। ये तो सर पूरी तरीके से गलत कथन है। दूसरा है मानव शरीर में अतिरिक्त वसा त्वचा के नीचे जमा होती है, बिल्कुल सही है। प्रोटीन से मानव शरीर में उत्तकों के निर्माण और अनुरक्षण में सहायता मिलती है, ये भी सही है। मानव शरीर को खनिज पदार्थ की आवश्यकता कम मात्रा में होती है, ये भी बात सही है। तो आपका गलत कौन सा है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए। चलिए जी याद रखिएगा कि अगर हम लोग अपने शरीर में पोषक तत्वों की बात करते हैं तो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, साथ में जो प्रोटीन है और जो फैट है, विटामिन है और उसके बाद आपका मिनरल्स है, फाइबर है, तो ये सब भोजन के वैसे रूप हैं, वैसे फॉर्म है जिससे हमें अलग अलग चीज की पूर्ति होती है। कार्बोहाइड्रेट और फैट हमें ऊर्जा प्रदान करती है, प्रोटीन हमारे मसल्स के डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है, विटामिन और मिनरल्स को हमारे शरीर को कम मात्रा में आवश्यकता होती है, किस लिए, तो जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है उसको सुचारू तरीके से चलाने के लिए। तो जो सवाल आपसे करा जा रहा है कि कौन सा कथन गलत है, तो मानव शरीर में आयोडीन की कमी से एनीमिया होती है, ये बात तो गलत है ही। साथ में ये जो कहा जा रहा है कि मानव शरीर में अतिरिक्त वसा त्वचा के नीचे जमा होती है, ये भी आपको याद रखना है। और ध्यान में रखेंगे कि प्रोटीन से मानव शरीर में क्या होगा, उत्तकों के निर्माण और अनुरक्षण में मदद मिलती है, मतलब हमारा जो मसल्स है उसको उसके डेवलपमेंट में मदद मिलती है। और मानव शरीर को खनिज पदार्थों की आवश्यकता आप कहेंगे कम मात्रा में होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट इसकी मात्रा ज्यादा होती है, जबकि हमारे शरीर में विटामिन और मिनरल्स की जो आवश्यकता होती है वो कम मात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है कि पौधे की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधे के किन भागों तक पहुंचाया जाता है। केवल बीज और विभोज्यत तक, केवल जड़ और बीज, केवल जड़ और फलों तक, जड़ बीज फलों और विभोज्यत तक। आप कहेंगे जड़ बीज फलों और विभोज्यत तक। क्यों? क्योंकि सर जो भोजन की आवश्यकता है वो किसी भी जंतु का एक बेसिक सा नीड है। एक मूवी आपने देखा होगा, रोटी कपड़ा और मकान, आदमी की बस यही 3 जरूरत होती है। तो मेरे मित्र सिर्फ आदमी की ही जरूरत रोटी नहीं है, पेड़ पौधे की भी उसके भोजन की जरूरत होती है, क्योंकि उसके बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होते हैं उसको सुचारू रूप से संचालित करने के लिए ऊर्जा चाहिए, और ये ऊर्जा आप कहेंगे भोजन से मिलेगी। तो मेरे मित्र जो कहा जा रहा है कि पौधे की पत्ती द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधे के किन भागों तक पहुंचाया जाता है, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस तो पौधे के हर एक भाग में होगी, तो जाहिर सी बात है कि पौधे के हर एक भाग को ऊर्जा की जरूरत होगी। तो आप क्या कहिएगा कि गुरुजी भोजन पौधे के जड़ तक भी जाएंगे, बीज तक भी जाएंगे, फल और विभोज्य तक, उत्तक तक भी जाएंगे, ताकि ये सभी अपना जो प्रॉपर फंक्शन है उसको सुचारू रूप से परफॉर्म कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा जा रहा है कि धातु के एक तार को खींचकर 1% लंबाई में वृद्धि कर दी जाए तो प्रतिरोध में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। और मेरे मित्र ऐसा सवाल मैंने आपको पीछे के न्यूमेरिकल सेशन में भी बताया है, और मैं इस क्वेश्चन का आंसर आप सबों से चाहूंगा। सर सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। ऐसे पीडीएफ में हम इसका आंसर दे देंगे, लेकिन मेरे मित्र आपको एक बार सॉल्व करके जरूर बताना है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसी को हम लोग आप कहेंगे कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं गुरुजी, कई बार आपने बताया। कहां उपयोग किया जाता है, आप सभी कहेंगे साबुन और डिटर्जेंट बनाने में तो इसका उपयोग किया ही जाता है, कागज के विनिर्माण में इसका उपयोग किया ही जाता है, लेकिन यहां पे कहा जा रहा है कि इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। यह गलत है। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सर्फ यानी कि डिटर्जेंट का निर्माण हुआ, और जल की अस्थायी कठोरता किससे होगा दूर, आप कहेंगे वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O से। तो जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग नहीं है, तो आप कहेंगे कि गुरुजी स्टेटमेंट 3 जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग नहीं है, इसीलिए हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, केवल 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा जा रहा है कि यदि समान लंबाई और मोटाई वाले टंगस्टन, मैग्नीज और कठोर रबर के तारों पर समान विभवांतर आरोपित किया जाए तो इस पर क्या प्रभाव होगा? टंगस्टन के तार से अधिक धारा प्रवाहित होगी, कठोर रबर के तार से अधिकतम धारा प्रवाहित होगी, सभी तारों में समान धारा प्रवाहित होगी, मैग्नीज के तार से अधिकतम धारा प्रवाहित होगी। क्या कहोगे कि गुरुजी धारा की प्रवाह जो है वो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर डिपेंड करती है। प्रतिरोध किसी चालक पदार्थ का वह गुण होता है जिससे अगर हम जिससे हम अगर धारा को प्रवाहित करते हैं तो वो धारा के प्रवाह का विरोध करता है, और प्रतिरोधकता उसी चालक पदार्थ का वह गुण है जो ये बता रहा है कि उस चालक के द्वारा जो धारा के प्रवाह का विरोध किया गया वो कितना तेजी से किया गया। और मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जिस पदार्थ की प्रतिरोधकता कम होती है उससे धारा का प्रवाह बेहतर तरीके से होता है। और हम अपने क्वेश्चन में देख रहे हैं बात टंगस्टन, मैग्नीज और कठोर रबर की जा रही है, तो हम सीधा सीधा ये कहेंगे कि यहां पे जो टंगस्टन है, जो टंगस्टन धातु है, इसकी प्रतिरोधकता इन तीनों से कम होगी, तो जाहिर सी बात है कि इससे जो प्रवाहित धारा का मान होगा वो क्या होगा? आप कहेंगे अधिकतम। दैट्स व्हाई राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। बात बाकी इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं था। अगला क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बेकिंग सोडा का निर्माण किया जाता है? क्या मेरे मित्र ये सवाल आपसे ना बनेगा? मैंने इसके लिए इंपॉर्टेंट साल्ट करके सर साइंस इंपॉर्टेंट टॉपिक वाले प्लेलिस्ट में वीडियो ऐड करा है, इंपॉर्टेंट साल्ट करके। आपको वो वीडियो देखना ही देखना चाहिए अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 या फिर एएलपी वगैरह के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि बेकिंग सोडा हो या फिर वॉशिंग सोडा हो, दोनों के निर्माण के लिए हम लोग अमोनिया सोडा विधि या इसी को हम लोग सॉल्व विधि कहते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। अब जब अमोनिया सोडा विधि कह रहे हैं तो अमोनिया का इस्तेमाल जरूर होगा। तो आपको मैंने ये बताया है कि बेकिंग सोडा NaHCO3 के निर्माण के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? NaCl की जरूरत होती है, H2O की जरूरत होती है, CO2 की और NH3 की। NH3 अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और NaCl। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो सर NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बनाता है और साथ ही क्या बनता है? NaHCO3 बनता है। और जब इस NaHCO3 को हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो हमें Na2CO3 सर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। तो जो सवाल आपसे करा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बेकिंग सोडा का निर्माण किया जाता है? आप सभी कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर बी के द्वारा बेकिंग सोडा का निर्माण किया जाता है। बाकी के ऑप्शन तो देखने से ही सर लग रहा है कि ये इसके लिए उपयोगी नहीं है। याद रखिएगा कि इसको हम लोग कौन सा प्रोसेस कहते हैं? अमोनिया सोडा विधि। इस रिएक्शन को होने को क्या कहते हैं हम लोग? अमोनिया सोडा विधि कहते हैं, अमोनिया सोडा विधि। अब याद रखिएगा कि ये जो बेकिंग सोडा NaHCO3 है, ये जो बेकिंग सोडा NaHCO3 है, इसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। और इस बेकिंग सोडा के साथ अगर हम कोई एडिबल एसिड यानी कि टार्टरिक एसिड वगैरह मिक्स कर देते हैं, टार्टरिक एसिड वगैरह मिक्स कर देते हैं, टार्टरिक एसिड मिक्स कर देते हैं, तो मेरे भाई ये क्या हो जाता है? आप सभी याद रखना कि ये हमारा बेकिंग पाउडर हो जाता है। तो कई बार आपके एग्जाम में ये सवाल पूछ लिया जाता है कि बेकिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? आप सभी कहेंगे बेकिंग सोडा और एडिबल एसिड या फिर टार्टरिक एसिड का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा जा रहा है कि जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान करें। गुप्त ऊष्मा को कम करके? नहीं, ये तो अपने हाथ में नहीं है, क्योंकि गुप्त ऊष्मा एक ऐसी छुपी हुई ऊष्मा है जो किसी भी पदार्थ के अवस्था को परिवर्तित करने के लिए जरूरी होता है। और हम लोग कहते भी हैं कि गुरुजी जब किसी 1 kg ठोस को इतना हीट चाहिए कि वो अपने आप को बदल सके, यानी कि ठोस से वो द्रव हो जाए, तब जो इसमें ऊर्जा लगी है उसको हम लोग गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो जीवाश्म ईंधन के जलने से प्रदूषण होने का गुप्त ऊष्मा से कोई लेना देना नहीं है। कार्बन अणुओं की संख्या में वृद्धि करके? नहीं। दहन प्रक्रिया के दक्षता में वृद्धि करके? बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरे मित्र जीवाश्म ईंधन जितना ऑक्सीजन के पर्याप्त मात्रा में जलेगा सर आपके एटमॉस्फेयर के लिए उतना बढ़िया होगा, जितना ये ऑक्सीजन को अपर्याप्त मात्रा में जलेगा आपके एटमॉस्फेयर के लिए उतना ज्यादा घातक होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, पूछा जा रहा है कि श्वसन पथ में पक्षमाभ की क्या भूमिका होती है? पक्षमाभ क्या है? तो मेरे मित्र इसी को हम लोग सीलिया कहते हैं। क्या होता है ये? उंगली नुमा संरचना होता है। क्या होता है? उंगली नुमा संरचना होता है, उंगली नुमा संरचना। अब जो आपका श्वसन पथ है यानी कि रेस्पिरेटरी पथ है, इसमें ये सीलिया होता है जो क्या करता है? तो सर ये सीलिया जो बलगम होता है उसको बाहर निकलने से रोकता है।
तो आपका पहला ऑप्शन है कि यह अंतःशोषित और उच्छ्वसित हवा में सभी गैसों को मिलाने में सहायक होते नहीं। पक्षमाभ फेफड़ा और वायुपथ से नाक की ओर स्थित बलगम को साफ करते हैं, मेरे मित्र बिल्कुल सही है। तीसरा है अंतःशोषित हवा में मौजूद धूल के कण पक्षमाभ से चिपक जाते हैं, यह भी नहीं। पक्षमाभी कोशिका बैक्टीरिया और वायरस को फंसाने के लिए स्राव उत्पन्न करती है, नहीं। मेरे मित्र ध्यान रखेंगे कि ये जो सीलिया है, ये आपके श्वसन पथ यानी कि ट्रैकिया में देखने को मिलता है और इसका काम क्या होता है, तो फेफड़ा और वायुपथ में जो बलगम होता है उसको ये क्या करता है सर, साफ करता है। और आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि जो दूषित वायु होता है सर, उसको फिल्टर करने का बहुत हद तक काम भी ये सीलिया करता है। तो इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। बाद बाकी आपके इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस सूचक के साथ बेकिंग सोडा का विलयन मिलाने पर समानतः हरा रंग प्राप्त होता है? ध्यान दीजिएगा, मिथाइल ऑरेंज, हल्दी, फिनोलेफ्थिलीन, चाइना रोज, इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको ये पूरा चार्ट ही अपने माइंड में सेट कर लेना है कि जो लिटमस है वो अम्ल के साथ लाल रंग देगा सर, क्षार के साथ नीला रंग। मिथाइल ऑरेंज अम्ल के साथ लाल रंग, क्षार के साथ पीला रंग। फिनोलेप्थिलीन अम्ल के साथ रंगीन हो जाएगा सर, क्षार के साथ गुलाबी हो जाएगा। हल्दी अम्ल के साथ पीला हो जाएगा और सर क्षार के साथ लाल भूरा हो जाएगा। चुकंदर सर ये अम्ल के साथ लाल बैगनी और क्षार के साथ पीला हो जाएगा। लाल गोभी का पत्ता अम्लीय माध्यम में लाल बैगनी और क्षार के साथ हरा हो जाएगा। अब आप कहेंगे चाइना रोज की तो बात ही नहीं की गई। बस मेरे मित्र याद रख लीजिएगा कि चाइना रोज भी आपका एसिड बेस इंडिकेटर ही है और चाइना रोज जो है वो एसिडिक माध्यम में, चाइना रोज एसिडिक मीडियम में कैसा रंग देता है, डार्क पिंक। कैसा देता है, डार्क पिंक। जबकि मेरे मित्र बेसिक माध्यम में यही चाइना रोज आपका कौन सा कलर देता है, आप सभी याद रखेंगे, ग्रीन यानी कि हरा। तो जो सवाल आपसे करा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस सूचक के साथ बेकिंग सोडा का विलयन मिलाने पर समानतः हरा रंग प्राप्त होता है, आप सभी कहेंगे चाइना रोज के साथ। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा जा रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषी स्तर के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह किस प्रकार होता है? प्रत्येक उच्च स्तर पोषी स्तर के साथ बढ़ता है, नहीं। प्रत्येक उच्च स्तर पोषी स्तर के साथ कम होते जाता है, बिल्कुल सही है। द्विदिशीय होता है, यादृच्छिक होता है, इसका कोई मतलब नहीं है। आप कहेंगे कैसे? कई बार मैंने आपको बताया कि जो हमारा इकोसिस्टम है इसमें प्रत्येक पोषण स्तर पे अगर हम लोग ऊर्जा की प्रवाह की बात करते हैं तो हम सभी कहते हैं कि गुरुजी पहले हमारा जो है वो स्वपोषी आता है, फिर इसके बाद परपोषी आता है। और हमको मालूम है कि स्वपोषी जो है वो क्या करता है सर, अपना जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसके द्वारा भोजन प्राप्त करता है। अब मेरे मित्र जैसे जैसे पोषी स्तर बढ़ते जाती है, जो पोषण की ऊर्जा होती है वो क्या होती है सर, घटते चली जाती है। तो जो सवाल आपसे करा जा रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषी स्तरों के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह किस प्रकार होता है, आप कहेंगे प्रत्येक उच्च स्तर पोषी स्तर के साथ कम होता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में आगे बढ़ते समय परमाणु क्रमांक की प्रवृत्ति क्या होती है? परमाणु क्रमांक में एक इकाई की कमी होती है, द्रव्यमान संख्या में एक इकाई की वृद्धि होती है, परमाणु क्रमांक में 2 इकाई की वृद्धि होती है, परमाणु क्रमांक में 1 इकाई की वृद्धि होती है। पहला चीज तो आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि परमाणु क्रमांक की प्रवृत्ति क्या होती है, तो द्रव्यमान संख्या वाला जब प्रवृत्ति यहां पे कनेक्शन दिया जा रहा है तो आप कहिएगा वो तो गलत हो जाएगा सर जी। अब हमारी बात रही कि सर परमाणु संख्या में क्या होगा, तो जैसे जैसे आप आवर्त में बाएं से दाएं आएंगे मेरे मित्र आप देखेंगे कि प्रत्येक तत्व का जो परमाणु संख्या उसमें 1 की वृद्धि हो रही है। तो जो सवाल पूछा जा रहा है उसका सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कि परमाणु क्रमांक में 1 इकाई की क्या होती है, आप कहेंगे वृद्धि होती है। ध्यान देंगे कि अगर हमसे यह क्वेश्चन करा जाता कि जो परमाणु द्रव्यमान है उसमें क्या परिवर्तन होता है, तो आप सभी क्या कहते कि गुरुजी परमाणु द्रव्यमान में जो परिवर्तन होगा वो 1 इकाई या 2 इकाई के हिसाब से नहीं होगा, वो प्रत्येक तत्व का क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन परमाणु संख्या आप कहिएगा 1 इकाई की वृद्धि होगी। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे किसी भी आवर्त में, हमको हर एक आवर्त में कह सकते हो कि जो तत्व मिलेंगे उसकी परमाणु संख्या 1 ज्यादा मिलेगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 23 कि CuSO4 प्लस Mg में MgSO4 और Cu फॉर्म होता है, उपयुक्त अभिक्रिया में Mg किस प्रकार व्यवहार करता है? मेरे मित्र Mg जब CuSO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या कर रहा है सर, CuSO4 से कॉपर को हटा दे रहा है। और ध्यान दीजिएगा कि ये एक्चुअली में कॉपर को क्या कर रहा है सर, रिड्यूस कर करके कॉपर एटम बना दे रहा है। तो यहां पे मैग्नीशियम सर रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 24 पूछा जा रहा है कि दो पारदर्शी माध्यम ए और बी के अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 और 4/3 है। माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का अपवर्तनांक, आप कहेंगे फिजिक्स फॉर्मूला वाले वीडियो में हमारा क्लियर है। माध्यम बी के सापेक्ष ए का अपवर्तनांक, तो एन ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, n1/n2। n1 कितना है 3/2, n2 कितना है 4/3, क्या कहिएगा 3/2 गुना, सर ये हो जाएगा हमारा 3/4, तो ये आ गया 9/8। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे कि जब भी हम सापेक्षिक अपवर्तनांक की बात करेंगे, मतलब दो माध्यम का अपवर्तनांक दिया हुआ रहेगा, तब हम अगर अपवर्तनांक की बात करेंगे और एक के सापेक्ष दूसरे का निकालेंगे तो n1/n2 कहेंगे। और अगर हम लोग n21 की बात करेंगे, इसको हम n12 लिख सकते हैं, और अगर हम n21 की बात करेंगे तो n2/n1 कहेंगे। सर किसके लिए, सापेक्षिक अपवर्तनांक के लिए। यह फॉर्मूला ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पूछा जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण वह घटना है जिसमें एक गतिमान कुंडली लिए जाने वाली धारा चुंबक पर बल प्रेरित करता है, एक गतिमान चुंबक एक कंडक्टर के बंद लूप पर बल लगाता है, एक कंडक्टर का चलायमान बंद लूप दूसरे कंडक्टर के बंद लूप में एक ईएमएफ को प्रेरित करता है, एक चलायमान चुंबक एक कंडक्टर के बंद पास में ईएमएफ प्रेरित करता है। क्या कहोगे गुरुजी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की बात की जा रही है, जिसकी खोज किसने करा था, आप कहेंगे फैराडे ने करा था। क्या होता है इसमें, तो आप कहते हैं चुंबक और लूप के बीच में सापेक्षिक गति होती है। जैसे मान लो कि ये हमारा एक कोई सर लूप है और ये हमारा चुंबक है। अब चुंबक को अगर हम इस लूप के दिशा में, या लूप जिधर है उस डायरेक्शन में क्या करते हैं सर, बहुत तेजी से ले जाते हैं और ले आते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि सर गैल्वेनोमीटर में विक्षोभ उत्पन्न होता है, जो किसको बता रहा है कि सर जी ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है। तो यहां पे विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में क्या हो रहा है, तो एक बंद लूप और चुंबक के बीच गति होने से, कौन सी, सापेक्षिक गति होने से क्या हो रही है, आप कहेंगे प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, यानी कि ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। तो आपके पहले ऑप्शन में कि एक गतिमान कुंडली ले जाने वाली धारा चुंबक पर बल प्रेरित करता है, आप कहेंगे नहीं होगा। एक गतिमान चुंबक एक कंडक्टर के बंद लूप पर बल लगाता है, नहीं होगा। एक कंडक्टर का चलायमान बंद लूप दूसरे कंडक्टर के बंद लूप में एक ईएमएफ को प्रेरित करता है, बिल्कुल नहीं। एक चलायमान चुंबक एक कंडक्टर के बंद पास में ईएमएफ प्रेरित करता है। दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पौधे में जल परिवहन का सही वर्णन करता है। जड़ दबाव वह प्रक्रिया है जो दिन के दौरान जालना में पानी की मुख्य प्रेरक शक्ति है, आप कहेंगे नहीं। वह प्रक्रिया जिसमें रंध्र के माध्यम से जल वाष्प के रूप में जल की हानि होती है वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, इसको रिजर्व में रखते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जड़ों की जालम कोशिका से पत्तियों में पानी खींचा जाता है उसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं, गलत है। ट्रांसलोकेशन क्या होगा सर, भोजन के एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए होगा। रंध्र से पानी की नुकसान की प्रक्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता करती है, नहीं होगा। मेरे मित्र, मैंने यहां पे 3 ऑप्शन को कट कर दिया और एक ऑप्शन को बोला रिजर्व रहने देते हैं। अब ये बताओ कि जल परिवहन के लिए मैंने अपने सेशन में आपको क्या कंटेंट दिया है। सर कंटेंट आपने ये दिया है कि पौधे में जल का सतत रूप से प्रवाह हो, इसके लिए पौधे के शरीर में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया का होना बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, पौधे के शरीर में जो सर अतिरिक्त जल होते हैं वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो अतिरिक्त जल अगर बॉडी से बाहर निकलता है तो पौधा क्या करता है सर, मिट्टी से लगातार पानी को अवशोषित करते रहता है। तो जो सवाल है कि कौन सा कथन पौधे में जल परिवहन का सही वर्णन करता है, तो पौधे में सतत रूप से जल का परिवहन होता रहे, इसके लिए सर सही वर्णन क्या है, आप कहेंगे वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पूछा जा रहा है कि MnO2 प्लस 4HCl MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 दी गई अभिक्रिया के अनुसार इनमें से कौन सा कथन गलत है। और ऐसा सवाल, इवन ये सवाल भी मैंने आपको कई बार कराया है, और मैं ये मॉक टेस्ट का मेरा पर्पस ही है कि आपका माइंड शार्प हो। और चला जी, इस क्वेश्चन का होमवर्क भी इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं आप सबों से होमवर्क में चाहूंगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहले सर कमेंट करके जवाब दे दीजिए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, उसके बाद आप अगले क्वेश्चन पे आइएगा। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 28 कि एक मोटर गाड़ी जिसका द्रव्यमान 3000 किलोग्राम है 36
36 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है, 30 सेकंड में गाड़ी का वेग घटकर 27 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, गाड़ी पर लग रहे औसत मंदन बल का मान क्या होगा? क्या कहोगे कि गुरुजी बल कोई भी हो हम F इक्वल टू ma के रूप में ही निकालेंगे। बस फर्क ये है कि हमारे क्वेश्चन में जो मास दिया हुआ है वो 3000 kg है और साथ में यहां पे टाइम कितना है हमारा 30 सेकेंड है और पहले किस वेग से चल रही है 36 किलोमीटर पर घंटा के वेग से, 36 किलोमीटर पर आवर, तो 36 किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करना होगा और जो हमारा अंतिम वेग है वो क्या है 27 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड में गुना कर बदलने के लिए 5/18 से गुना करना होगा और टी कितना है सर जी 30 सेकंड। तो क्या मेरे भाई आपसे एफ ना निकलेगा? क्या कहिएगा गुरुजी 3000 ये 3000 क्या m, अब a कैसे निकलेगा? तो a तो v माइनस इसी को हम m इंटू v माइनस यू बटा टी ना कह सकते हैं? चला कहिएगा बिल्कुल। तो v कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 3 नमा 27, 3 छा के 18, 3 तिया 9 और 3 दूना 6, ये 15/2 कितना हो गया 7.5 मीटर पर सेकेंड, 18 दूना 36, ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। तब v कितना है सर जी 7.5, यू आप कहिएगा 10 और बटा टी कितना है चला 30 सेकेंड। तो 3000 गुना आप कहिएगा -2.5 और बटा 30, ये जीरो एक कैंसिल कर देगा, आप कहेंगे बिल्कुल। अच्छा पॉइंट हटाइएगा तो एक और जीरो आएगा सर, ये भी इसको कैंसिल कर देगा, ये भी इसको क्या करेगा कैंसिल कर देगा। तो अब आपका जो टोटल वैल्यू आया वो कितना? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये 3 भी तो यहां है, 3 दहाई के 30 हो जाएगा और ये -250 न्यूटन। चूंकि वेग कम हो रही है तो आप कहेंगे बल का मान ऋणात्मक ही होगा, तो ये माइनस सिर्फ ऋणात्मक वैल्यू को बता रहा है कि दिशा क्या है अपोजिट है, जबकि बल का मैग्नीट्यूड ऑप्शन नंबर ए 250 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पूछा जा रहा है कि गैसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गैसों का निश्चित आयतन होता है? बिल्कुल नहीं। गैस का ना तो आकार निश्चित होता है ना ही आयतन। गैसों की निश्चित मात्रा और निश्चित आकार? बिल्कुल नहीं। गैसों का निश्चित आकार होता है लेकिन कोई सर निश्चित आकार और निश्चित आयतन दोनों में से कुछ नहीं होता है। गैसों का ना तो निश्चित आयतन होता है और ना ही निश्चित आकार। दैट्स व्हाई राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। गैस के कणों की गतिज ऊर्जा आप कहेंगे ठोस द्रव की अपेक्षा ज्यादा होती है। गैस के कणों के बीच में अंतराण्विक आकर्षण बल आप कहेंगे ठोस और द्रव की अपेक्षा बहुत ज्यादा होती है। अंतराण्विक आकर्षण अंतराण्विक आकर्षण बल कह रहे हैं तो आप कहिएगा ठोस और द्रव की अपेक्षा बहुत ही कमजोर होता है। अंतराण्विक स्थान आप कहेंगे ठोस और द्रव की अपेक्षा क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ताप दृढ़ प्लास्टिक है? बेकेलाइट, बायोप्लास्टिक, माइकोटेक्चर, बेगास। याद रखिएगा कि प्लास्टिक 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं प्लास्टिक? 2 प्रकार के। एक होता है आपका थर्मोप्लास्टिक, और दूसरा होता है आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है कि सर हीट देने से मेल्ट हो जाता है, जबकि मेरे मित्र थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है वो हीट देने से रिजिड होता है, यानी कि कठोर होता है, रिजिड होता है। आपसे सवाल करा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ताप दृढ़ प्लास्टिक है? याद रखना बेकेलाइट जो है वो क्या है? ताप दृढ़ प्लास्टिक है। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा जा रहा है कि जब क्रमशः 4500 एंगस्ट्रम, 5400 एंगस्ट्रम और 600 एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश किरणें एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो विचलन कोण होगा? मैंने आपको बताया है चिला कि विचलन कोण क्या होता है? तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब साफ है कि जिसका तरंगदैर्घ्य कम उसका विचलन ज्यादा। सबसे कम तरंगदैर्घ्य 4500 एंगस्ट्रम, तो 4500 एंगस्ट्रम वाले जो प्रकाश होंगे उसकी विचलन कोण आप कहेंगे सर अधिक होगी, तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पूछा जा रहा है। अच्छा ये रीजनिंग का सवाल आ गया था चला, टाइपिंग मिस्टेक है तो इसको आप हटा दोगे। अगला क्वेश्चन नंबर 33 कि शरीर में आयोडीन की कमी का लक्षण निम्नलिखित में कौन सा है? अचानक वजन कम होना? नहीं। रतौंधी, विटामिन ए की कमी होगी तब होगी। ऐंठन जिसको हम लोग सक्षम या
क्रैम्प्स कहते हैं, आप कहेंगे सर पेशीय कोशिका में ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा में जो आपूर्ति होगी उसके वजह से ऐंठन होगा। थायराइड ग्रंथि की सूजन आयोडीन की कमी को दर्शाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 कि क्षारीय धातुओं का गुण क्या है? कमरे के तापमान पर अति स्थिर, कमरे के तापमान पर वाष्पीकृत, इलेक्ट्रॉन को आसानी से प्राप्त करना, इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ती है। जितने भी क्षार धातु होगी तो मेरे मित्र उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज होती है, नेचर होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ देती है। क्योंकि जो क्षारीय प्रकृति है वो इस बात को क्या करती है सर, इंडिकेट करती है कि हम इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के लिए कैपेबल है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि क्षारीय धातु का गुण क्या है, तो आप सभी कहेंगे इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ देती है। और ये कभी भी सर जो धातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त नहीं करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो कोई भी धातु होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति होगी, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 आपसे पूछा जा रहा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस एक साधारण सूक्ष्मदर्शी के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होती है तो आवर्धन क्या होगा? समान दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। सर सूक्ष्मदर्शी के लिए जो हम लोग आवर्धन का फॉर्मूला लिखते हैं वो m = d/f होता है। d क्या है? आप कहेंगे स्पष्ट दूरी की न्यूनतम, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी हमारा d है। तो मैग्निफिकेशन m आपका 25 सेंटीमीटर, f कितना है? तो सर जी 10, मैग्निफिकेशन हमारा 2.5। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 36 पूछा जा रहा है कि विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आप सभी क्या कहेंगे गुरुजी? पोटेंशियोमीटर। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पूछा जा रहा है कि सफेद सिल्वर क्लोराइड सूरज के प्रकाश में काला क्यों हो जाता है? मेरे मित्र AgCl2 जब सनलाइट पड़ता है तो क्या होता है? आप सभी कहते हैं कि गुरुजी ये 2Ag + Cl2 में टूट जाता है। क्या हो रहा है सर? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति के चलते सिल्वर और क्लोरीन में डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो कह रहा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में सिल्वर में जंग लगने के कारण, रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण, सिल्वर क्लोराइड का प्रकाश द्वारा सिल्वर और क्लोरीन में अपघटन के कारण। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पूछा जा रहा है कि 0.001 मोलर HCl बिलियन का पीएच मान क्या होगा? क्या कहिएगा कि गुरुजी चूंकि पीएच का वैल्यू, पीएच का फॉर्मूला होता है -log × H+ आयन, और H+ आयन की सांद्रता कितनी है HCl में? तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी 0.001, तो pH = -log × 0.00 आप कहेंगे 1 हो जाएगा, और pH = आप कहेगा -log, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं सर? पॉइंट हटाएंगे तो 1/1000, सर इसको हम लोग 10⁻³ लिख सकते हैं। बाद बाकी आप कहेंगे गुरुजी सॉल्व करेंगे तो जो हमारा pH वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा? 3। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये आपका ये वाला ऑप्शन जो है उसमें एक जो है वो मिस किया हुआ है। सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 39 पूछा जा रहा है कि कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तब क्या होता है? इसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है, इसका वेग बढ़ता है, वेग और ऊर्जा बढ़ जाते हैं, वेग ऊर्जा एवं संवेग नियत रहते हैं। क्या कहिएगा? जब इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरेगी तो जाहिर सी बात है कि उसकी अपनी जो वेग ऊर्जा और संवेग होगी वे सब के सब नियत होंगे। बस उसका कौन सा प्रॉपर्टी चेंज होगा? तो आप कहेंगे जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आएगी उसमें बदलाव देखने को मिलेगी। तो सर सीधा आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 40 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ के संबंध में सही नहीं है? 4 ऑप्शन है और यहाँ पे कौन सा संबंध सही नहीं है वो आपको बताना है। पहला है कि उच्च ताप पर पदार्थ प्लाज्मा बन जाता है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी हम सभी कहते हैं कि सूर्य और तारे में प्लाज्मा अवस्था का निर्माण उच्च ताप की वजह से होता है। तो जो हमारा पहला स्टेटमेंट है कि उच्च ताप पर पदार्थ प्लाज्मा बन जाता है, ये सही है। दूसरा है कि कोई भी चीज जो स्थान घेरता है जिसमें आयतन होता है, आप कहेंगे वह पदार्थ है। सभी पदार्थ बड़े कणों जैसे परमाणु और अणुओं के बने होते हैं, यह भी बात सही है। और कह रहा है कि कोलाइडी पदार्थ के अपेक्षाकृत बड़े कणों से बने होते हैं, यानी कि कोलाइडी पदार्थ जो होते हैं वो अपेक्षाकृत बड़े कण से बने होते हैं। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत है। कोलाइडी जो है वो भले ही एक विसमांगी मिश्रण का प्रकार है, लेकिन इसके कण क्या होते हैं? इस तरह से डिसॉल्व होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है। जैसे कि दूध की बात करें तो उसमें ठोस और द्रव का मिश्रण है, जो हमारा रक्त है ठोस और द्रव का मिश्रण है। तो क्या रक्त को आप अगर एक नजर देख लेंगे तो आप ये बता पाएंगे कि ये ठोस है और ये लिक्विड पार्ट है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो जो कहा जा रहा है कि कोलाइड पदार्थ के अपेक्षाकृत बड़े कणों से बने होते हैं, ये कथन सही नहीं है। इसीलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
तो मेरे भाई आपके आज के इस सेशन में टोटल 40 क्वेश्चन थे। कुछ वैसे क्वेश्चन जो डिस्कशन के लायक नहीं थे, जिसको मैंने कई बार आपको समझाया है और रिकॉल करने के लिए आपके मॉक टेस्ट में आया है, तो उस पे मैं गहराई से जाना जरूरी नहीं समझा। तो आप ये मत सोचना कि गुरुजी आप बहुत फास्ट करा दिए। हम आपके टाइम के बचत के लिए सेशन को इस तरह से रखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उपयोगी और जरूरी क्वेश्चन है वहां पे आपको पूरा का पूरा डिस्कशन दिया जाए, और जो आप नॉमिनल रूप से जान रहे हैं और स्टैटिक के रूप में कई बार पढ़ा है उसको सारा आंसर टिक आउट करके चलते चला जाए। क्योंकि जितना समय आपके पास है मेरे मित्र, इसमें सबसे बड़ी होशियारी यही होगी कि सर सारे चीज अगर हमारा बैलेंस तरीके से चल रहा होता है, सारे सब्जेक्ट, तो जो हमारे सर रिजल्ट होने के चांसेस हैं वो क्या होते हैं सर, थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने आपका ये डिस्कशन कराया, और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसको आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जा रहा है कि किसी दिए गए पदार्थ के एक तार की लंबाई L और प्रतिरोध R है, उसी पदार्थ से निर्मित 9 गुनी लंबाई और समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक अन्य तार का प्रतिरोध इनमें से किसके बराबर होगा? 1/9R, 1/3R, 9R, 3R। मेरे मित्र, अगर आपके पास कंसेप्ट है तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए लिटरली किसी भी पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कंसेप्ट नहीं है तो फिर आपको सॉल्व करना होगा। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि किसी दिए गए पदार्थ के एक तार की लंबाई L और प्रतिरोध R है, और उसी पदार्थ से निर्मित 9 गुनी लंबाई और समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। मेरे मित्र, जब यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया समान है तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी हम सबों को मालूम है कि किसी भी तार की जो प्रतिरोध होती है वो लंबाई के समानुपाती होती है, और साथ ही साथ क्रॉस सेक्शन एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि क्रॉस सेक्शन एरिया समान है, सिर्फ लंबाई को क्या किया गया है? 9 गुना किया गया है। तो आप कहेंगे नया प्रतिरोध भी गुरुजी क्या हो जाएगा? 9R हो जाएगा। तो जो आपसे सवाल करा जा रहा है उसका सीधा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके पास कंसेप्ट है तो आप बिना समय लिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आप सभी ये कहेंगे कि गुरुजी जब तार की लंबाई L और प्रतिरोध R है तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला R इक्वल टू रो L बटा A हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि तार की लंबाई L डैश जो है वो 9 गुनी हो जा रही है, तो आप सभी कहेंगे जो नया प्रतिरोध R डैश होगा वो क्या होगा? तो रो L बटा A। अब रो तो रहेगा ही, L डैश बटा A लिखेंगे इसको। L डैश की जगह क्या लिखाएगा? आप कहेंगे 9L बटा A। क्या मेरे भाई? R डैश इक्वल टू 9 रो L बटा A इक्वल टू 9R लिख सकते हैं? आप कहेंगे शौक से। तो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि प्रत्येक 4 ओम के 2 प्रतिरोध 5 वोल्ट बैटरी स्रोत के साथ समांतर क्रम में संयोजित है, परिपथ में कुल धारा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल सा सवाल है। 4 ओम के 2 प्रतिरोध हैं और दोनों ही समांतर क्रम में संयोजित हैं, और ये 5 वोल्ट बैटरी स्रोत के साथ समांतर क्रम में है। ध्यान देंगे, अगर हम इस क्वेश्चन के लिए डायग्राम बनाएंगे तो ये डायग्राम हमारा कुछ इस तरीके का होगा। ये डायग्राम हमारा कुछ इस तरीके का होगा। ये क्या है चिल्ला? आप सभी कहेंगे गुरुजी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4-4 ओम के 2 प्रतिरोध, 4-4 ओम के 2 प्रतिरोध है जो कि क्या है? 5 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट है। 5 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट है। पूछा जा रहा है कि इस परिपथ से कुल धारा का मान क्या होगा? क्या कहेंगे कि पहले तो हम टोटल प्रतिरोध निकालेंगे, आरपी क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2, 4 इंटू 4 प्लस 4 प्लस 4 सर 16 बटा 8 हो गया, 8 दूना 16। आरपी इक्वल टू कितना आ गया सर जी? 2 ओम। और मेरे भाई आप सबों को मालूम है कि I इक्वल टू V बटा R होता है। I आपके पास कितना है? 5 वोल्ट। प्रतिरोध कितना है? आप कहेंगे 2। क्या हो जाएगा? आप कहिएगा 2.5 एम्पियर। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि एक अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु द्वारा लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक आभासी सीधा प्रतिबिंब निर्मित होता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन डैश है। क्या कहिएगा कि गुरुजी जब लेंस में आवर्धन की बात करते हैं तो हम m इक्वल टू V बटा U लिखते हैं। क्या लिखते हैं? V बटा U। बात किसकी की जा रही है? अवतल लेंस की जा रही है। किसकी की जा रही है? अवतल लेंस की जा रही है।
अब मेरे मित्र ध्यान रखेंगे कि अवतल लेंस में कहा जा रहा है कि अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु द्वारा लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो हमारा लेंस हो या दर्पण हो, वस्तु दूरी आप कहेंगे सर जी ऋणात्मक होगा -30 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब आप कहेंगे सर अवतल लेंस में प्रतिबिंब बन रहा है इसलिए प्रतिबिंब दूरी हम -10 सेंटीमीटर लिखेंगे। और यहां पे क्या कहा जा रहा है कि आवर्धन क्या होगा, आप सभी कहेंगे कि m इक्वल टू हमारा v बटा u से m हो जाएगा। v कितना है -10 सेंटीमीटर, u कितना है -30, ये और ये कैंसिल। आप क्या कहिएगा कि गुरुजी m का वैल्यू 1/3 हो जाएगा। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आप सबों के सामने है कि सार्वत्रिक सूचक से परीक्षण करने पर 5 बिलियन ए बी सी डी और ई के पीएच मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 और 9 प्राप्त हुए। इन बिलियनों के लिए H प्लस आयन सांद्रता के बढ़ते क्रम में पीएच क्या होगा। मेरे मित्र ध्यान रखेंगे कि H प्लस आयन सांद्रता के बढ़ते क्रम मतलब H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या हो, बढ़ रहा हो। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी ये H प्लस आयन सांद्रता किसको बताती है, पदार्थों के एसिडिक नेचर को बताती है, यानी कि अम्लीय प्रवृत्ति को बताती है। और हम सबों को मालूम है कि कोई भी पदार्थ हमारा उतना ज्यादा अम्लीय होगा जितनी ज्यादा उसकी क्या होगी, पीएच वैल्यू कम होगी। क्यों? क्योंकि पीएच स्केल पे जब आप आते हैं तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी 0 से स्टार्ट होता है और बीच में 7 रहता है और यहां 14 रहता है। तो पीएच वैल्यू 7 से जितना कम होता है वो पदार्थ उतना अम्लीय होता है, और जो पदार्थ जितना ज्यादा अम्लीय होगा उसमें H प्लस आयन की सांद्रता उतनी ज्यादा होगी। तो सवाल आपसे ये करा जा रहा है कि यहां पे जो बिलियन है ए, इसका पीएच वैल्यू कितना है, ए का पीएच वैल्यू कितना है, तो सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 दिया हुआ है। बी का पीएच वैल्यू कितना है 1, सी का पीएच वैल्यू कितना है 11, डी का पीएच वैल्यू कितना है 7, ई का पीएच वैल्यू कितना है 9। तो आप सभी क्या कहेंगे कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, आप कहेंगे बी। क्यों? क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू 1 है। इससे कम एसिडिक कौन होगा, आप कहेंगे ए, क्योंकि इसकी जो पीएच वैल्यू है वो 4 है। और मेरे मित्र सबसे कम H प्लस आयन सांद्रता किसकी होगी, आप कहेंगे सर सी की होगी। तो मेरे मित्र बढ़ते क्रम में जाना है तो हम क्या करेंगे सर, सबसे कम H प्लस आयन सांद्रता से जाएंगे तो पहले सी आएगा। अब इससे आप कहेंगे सर ज्यादा थोड़ा सा किस में होगा, ई में होगा। फिर इससे थोड़ा ज्यादा आप कहेंगे सर डी में होगा। फिर उससे ज्यादा आप कहेंगे ए में होगा। फिर उससे ज्यादा आप कहेंगे सर सबसे ज्यादा H प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन होगी वो सॉल्यूशन बी में होगी। तो जो हमसे कहा जा रहा है कि H प्लस आयन सांद्रण के बढ़ते क्रम में पीएच के मान क्या होंगे, सी ई डी ए बी। देख लीजिए सी डी ई ए बी नहीं होगा, सी ई डी ए बी। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा अगर आपसे ये सवाल कर लिया जाए कि पीएच वैल्यू पीएच स्केल की खोज किसने करा, आप सभी कहेंगे सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने करा। साथ में पीएच स्केल पर रेटिंग कहां से कहां तक होती है, आप सभी कहेंगे 0 से लेकर के 14 तक होती है। और अगर पीएच वैल्यू के लिए फॉर्मूला पूछा जाए तो आप सभी कहेंगे माइनस लॉग इंटू H प्लस आयन। क्या कहेंगे, माइनस लॉग इंटू H प्लस आयन। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। पूछा जा रहा है कि चयनित पारगम झिल्लियां वे झिल्लियां हैं जो इनमें से किसको प्रवेश की अनुमति देती है, केवल विलायक अणुओं परंतु विलय अणुओं को नहीं, केवल विलय अणुओं परंतु विलायक अणुओं को नहीं, ना तो विलायक और ना ही विलय अणु, विलायक और विलय अणु दोनों। आपसे सवाल करा जा रहा है कि चयनित पारगम्य झिल्लियां सेलेक्टिव प्रीमिएबल मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे कि गुरुजी ये जो सेलेक्टिव प्रीमिएबल मेम्ब्रेन होगा ये क्या होगा, कोशिका के अंदर होगा। और अगर हम लोग बात करते हैं मेरे मित्र किसी कोशिका के संरचना की तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी कोई भी कोशिका हो उसका 3 बेसिक संरचना होता है। एक तो सबसे बाहरी उसका आवरण जिसको क्या कहते हैं हम लोग, कोशिका झिल्ली कहते हैं, यानी कि सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और फिर इसके बीच में क्या होता है, आप सभी कहते हैं केंद्रक होता है। क्या होता है, केंद्रक होता है। और मेरे मित्र इसमें तरल पदार्थ भी होते हैं जिसको हम लोग कोशिका द्रव के नाम से जानते हैं। ये किसी भी सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो कि आप सबों को अच्छे से मालूम होगा। अब ये जो कोशिका झिल्ली है, किसी भी सेल की जो कोशिका झिल्ली होती है ये लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। और मेरे मित्र ये जो है आप कह सकते हो कि एक तरह से कोशिका का सिक्योरिटी गार्ड की तरह कार्य करता है।
ये चयनित मतलब क्या कि कुछ ही पदार्थ को कोशिका के अंदर जाने देता है और सर जो मतलब अनुपयोगी पदार्थ होते हैं उसको कोशिका से बाहर निकलने देता है। मतलब ये कोशिका झिल्ली जो है ये सर डबल मेम्ब्रेन दोहरी होती है और इसको हम लोग अर्धपारगम कहते हैं, इसीलिए इसको सर चयनात्मक पारगम झिल्ली भी बोला जाता है। तो कोशिका झिल्ली को ही हम लोग क्या कहते हैं, चयनित पारगम झिल्ली या चयनात्मक पारगम झिल्ली। काम क्या है इसका, तो सर ये उपयोगी पदार्थ को कोशिका के अंदर जाने देगा, अनुपयोगी पदार्थ को कोशिका से बाहर निकलने देगा। तो सवाल यहां पे ये है कि सर ये क्या मतलब हुआ कि किसको प्रवेश की अनुमति देगी। तो मेरे मित्र, जब भी आप कोशिका से संबंधित अध्ययन करते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये जो कोशिका झिल्ली है ये पदार्थों के कोशिका के अंदर जाने और बाहर निकलने में, आवागमन में क्या करती है, मदद करती है। तो सवाल यहां पे ये है कि किस प्रकार के पदार्थ। तो कोशिका के अंदर गैस भी जा सकते हैं, किस प्रक्रिया द्वारा, विसरण प्रक्रिया द्वारा। और कोशिका के अंदर द्रव भी जा सकते हैं, किस प्रक्रिया द्वारा, ऑस्मोसिस यानी कि परासरण प्रक्रिया के द्वारा। अब मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि कोशिका के अंदर जो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया होगी, परासरण की प्रक्रिया होगी, उसके लिए हमें 3 प्रकार के विलयन समझने होते हैं। 3 प्रकार के विलयन समझने होते हैं। पहला आपका कौन सा होता है, पहला होता है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। पहला कौन सा होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा कौन सा होता है आपका, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और तीसरा कौन सा होता है, तो तीसरा होता है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, अल्प पराशरी विलयन, अल्प पराशरी विलयन। और आइसोटोनिक को हम लोग सम पराशरी विलयन कहते हैं, सम पराशरी विलयन। और हाइपरटोनिक को अति पराशरी विलयन कहते हैं, अति पराशरी विलयन, अति पराशरी विलयन। अब मेरे मित्र जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं, जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं ये क्या होते हैं, तो आप सभी याद रखेंगे ये बहुत ही तन्य होते हैं, वेरी डाइल्यूट होते हैं। अब जैसे ही हम यहां पे क्या कह रहे हैं कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बहुत ज्यादा तनु होते हैं, तो आप कहेंगे कि सर इसमें जल की मात्रा ज्यादा होगी। तो जब हम किसी कोशिका को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो कोशिका के बाहर जो हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है उसमें वाटर के रूप में जो सॉल्वेंट मौजूद है वो ज्यादा है। तो इससे क्या होगा सर, कोशिका के अंदर पानी घुसना शुरू कर देगा। अब कोशिका के अंदर पानी घुसना शुरू करेगा कब, जब कोशिका को हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे। अब ये जो हाइपोटोनिक अल्पराशरी विलयन है इसमें विलायक की मात्रा क्या है, ज्यादा है। तो इससे ये चीज स्पष्ट होता है कि गुरुजी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जब भी बनेगा या कोई भी सॉल्यूशन बनेगा तो विलायक और विलय होंगे। लेकिन इसमें आपने बोला कि कोशिका के अंदर पानी जाना शुरू हो जाता है, मतलब विलायक के अणु जा रहे हैं, विलय के नहीं जाते हैं। बिल्कुल मेरे मित्र, और हमारे समझाने का मतलब भी यही था कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जब किसी कोशिका को रखेंगे तो मेरे मित्र क्या होगा, आप सभी याद रखेंगे, कोशिका में पानी भर जाएगा। क्या होगा, कोशिका में पानी भर जाएगा, कोशिका में पानी भर जाएगा। क्यों, क्योंकि जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है उसका सॉल्वेंट विलायक जो है वो क्या है, पानी है। इसीलिए वो क्या करेगा सर, बाहर से अंदर की ओर गति करेगा। समपराशरी विलयन का जो मेरे मित्र आप कह सकते हो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो समान होता है, और इस केस में को इस सॉल्यूशन में रखने पर कोशिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोशिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जितना पानी कोशिका के अंदर जाता है उतना ही पानी, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये चीज ध्यान में रख लीजिएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहां पे ये मिटाना होगा, चला ये तो, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, कोई कोशिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, तो सर ये बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड। अच्छा, जब हम कॉन्सेंट्रेटेड कह रहे हैं तो आप कहेंगे सर इसमें सॉल्वेंट की मात्रा कम हो जाएगी, यानी कि विलायक की मात्रा कम होगी। अब इस केस में अगर किसी कोशिका को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए तो कोशिका सिकुड़ जाएगी, यानी कि कोशिका के अंदर का पानी बाहर निकल जाएगा। कोशिका क्या होगा, आप सभी याद रखना, सिकुड़ जाएगी। कोशिका का अंदर का पानी जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो साफ है इस तीनों प्रक्रम से कि ये चयनात्मक पारगम झिल्ली जो है, ये चयनात्मक पारगम झिल्ली जो है ये केवल और केवल विलायक के अणुओं को क्या करते हैं, कोशिका के अंदर जाने देते हैं, और मेरे मित्र जो विलायक के अणु कोशिका के अंदर होते हैं उसको बाहर निकलने देते हैं। तो कह रहा है कि चयनित पारगम झिल्ली वे झिल्लियां हैं जो इनमें से किसको प्रवेश की अनुमति देती है। आप सभी कहेंगे गुरुजी केवल विलायक अणु, परंतु विलय अणुओं को नहीं।
अब ध्यान दीजिएगा कि मेरे मित्र ये चयनात्मक पारगम झिल्ली का यहाँ पे क्या रोल है। तो मैंने आपको बताया कि कोशिका झिल्ली के थ्रू क्या होती है, विसरण की प्रक्रिया होती है। और मेरे मित्र विसरण में आप सभी कहते हो कि जब उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर गैस फ्लो करती है तब हम लोग कहते हैं विसरण की प्रक्रिया हुई। ऑस्मोसिस भी सेम विसरण की प्रक्रिया के जैसा ही होता है, लेकिन यहां पे एक डिफरेंसेस होता है। क्या कि जब किसी तरल पदार्थ का आवागमन किसी झिल्ली के माध्यम से होता है, जैसे कि ये कोशिका झिल्ली है, तो जब किसी तरल पदार्थ का आवागमन किसी झिल्ली के माध्यम से होता है या झिल्ली की सहायता से होता है, तो आप सभी क्या याद रखेंगे कि गुरुजी उस प्रक्रिया को हम लोग परासरण यानी कि ऑस्मोसिस कहेंगे। क्या कहेंगे? परासरण यानी कि ऑस्मोसिस कहेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है। आप सभी कहेंगे गुरुजी ये जो लाइपेज है ये वसा के पाचन में मदद करता है। किसमें? वसा के पाचन में मदद करता है। जबकि एमाइलेज या टाइलिन की बात करेंगे तो आप सभी क्या कहेंगे? सलेवरी ग्लैंड से रिलीज होगा। कहां से रिलीज होगा? सलेवरी ग्लैंड से रिलीज होगा। और साथ में ये किसका पाचन करेगा? तो एमाइलेज और टाइलिन दोनों ही जो है वो स्टार्च के पाचन के लिए क्या होता है सर? रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि उत्तरदायी होता है। जबकि पेप्सिन जो है वो प्रोटीन के पाचन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मेरे मित्र जो आपसे सवाल करा जा रहा है, निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है? आप सभी कहेंगे गुरुजी पेप्सिन जो है ये प्रोटीन का विखंडन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा उत्तक उसे कठोर और दृढ़ बनाता है। आप सभी याद रखेंगे कि जो एस्केलेन कायमा है इसी को हम लोग शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं? दृढ़ उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? दृढ़ उत्तक कहते हैं। ये क्या करता है सर? नारियल के छिलके को या नारियल का जो कठोर बाह्य आवरण होता है उसका निर्माण करता है। अच्छा ध्यान में रखिएगा कि ये आपका पेरेनकाइमा, साथ में आपका कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा और फिर मेरे मित्र एस्केलेनकाइमा, ये तीनों ही क्या हैं? आप सभी याद रखेंगे ये तीनों प्लांट के सिंपल परमानेंट टिश्यू है। प्लांट सिंपल परमानेंट टिश्यू है, ये ध्यान में रखिएगा। अब मेरे मित्र याद रखेंगे कि पेरेनकाइमा में कोशिका के बीच में जो जगह होती है जिसको अंतर कोशिकीय स्थान बोलते हैं वो क्या होती है सर? सबसे ज्यादा होती है। पेरेनकाइमा में कोशिका के अंदर अंतर कोशिकीय स्थान सबसे ज्यादा होती है। इसकी कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। और मेरे मित्र कोलेनकाइमा की जो कोशिका भित्ति होती है आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सर ये सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। और साथ ही सर इसको आप किनारे पे अगर देखेंगे तो इसमें अस्थूलन यानी कि किनारे पे ये मोटा दिखाई पड़ेगा। और मेरे मित्र इसका जो अंतर कोशिकीय स्थान होता है वो पेरेनकाइमा की अपेक्षा कम होता है। जबकि एस्केलेनकाइमा में सर जो अंतर कोशिकीय स्थान होते हैं वो ना के बराबर होते हैं, निग्लेबल आप मान सकते हैं। और साथ ही साथ इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बना होता है? लिग्निन नामक पदार्थ से बना होता है, जो कि क्या होता है सर? एक दृढ़ पदार्थ होता है, या आप कह सकते हो दृढ़ प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है। अच्छा यहाँ पे कोलेनकाइमा आप सभी समझ गए होंगे कि गुरुजी किसकी बात की जा रही है? अस्थूल कोण उत्तक की बात की जा रही है। पेरेनकाइमा को हिंदी में क्या कहते हैं? याद रखिएगा, मृदु उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदु उत्तक कहते हैं। कोलेनकाइमा को हम लोग अस्थूल कोण उत्तक कहते हैं। कौन सा उत्तक कहते हैं? अस्थूल कोण उत्तक कहते हैं। अच्छा गार्ड सेल कहां मिलेगा? आप सभी कहेंगे गुरुजी एस्टोमाटा में फाउंड होगा, यानी कि रंध्र में फाउंड होगा। गार्ड सेल का एस्टोमाटा में क्या काम है? तो मेरे मित्र जो हम लोग कहते हैं ओपन एस्टोमाटा और क्लोज एस्टोमाटा, तो क्या होता है आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जब एस्टोमाटा के अंदर पानी इंटर करता है तो उसकी जो गार्ड रक्षी कोशिका होती है वो फूल जाती है, जिसकी वजह से जो एस्टोमाटा होता है वो खुल जाता है और इसी को हम लोग ओपन एस्टोमाटा कहते हैं। जब एस्टोमाटा से पानी निकल जाता है तो उसकी गार्ड सेल सिकुड़ जाती है और एस्टोमाटा का जो होल होता है वो बंद हो जाता है और हम लोग क्या कहते हैं? गुरुजी ये क्लोज्ड एस्टोमाटा है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि पहले चरण के आरंभ में ऑक्सी और अनऑक्सी शोषण के दौरान उत्पन्न उभयनिष्ठ उत्पाद निम्न में से कौन से हैं? मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि पहले चरण की बात की जा रही है तो C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज, आपका ग्लूकोज का पहला चरण कहां होता है? आप सभी कहते हैं गुरुजी कोशिका द्रव में होता है, यानी कि साइटोप्लाज्म में होता है। अब ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किस में टूट जाता है? तो आप सभी याद रखेंगे पायरुविक एसिड, पायरुविक अम्ल प्लस 2 ATP में टूट जाता है। पायरुविक अम्ल प्लस 2 ATP में टूट जाता है।
अब मेरे मित्र ये जो पायरुविक एसिड है, ये जो पायरुविक एसिड है, ये ईस्ट में ऑक्सीजन के अब्सेंस में, ईस्ट में ऑक्सीजन के अब्सेंस में किस में टूटता है? C2H5OH, यानी कि सर एथेनॉल और साथ में आपका CO2 में टूटता है। अब मेरे मित्र माइटोकॉन्ड्रिया में, कहा? माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सर ये किस में टूट जाता है? सर CO2 H2O प्लस एनर्जी में टूटता है। और मेरे मित्र यही पायरुविक एसिड जो है वो पेशी कोशिका में ऑक्सीजन के अब्सेंस में, पेशी कोशिका में ऑक्सीजन के अब्सेंस में किस में टूट जाता है? आप सभी ध्यान में रखना, लैक्टिक एसिड में टूट जाता है। किसमें? लैक्टिक एसिड में टूट जाता है। तो सवाल आपसे यह पूछा जा रहा है कि पहले चरण के आरंभ में ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन के दौरान उत्पन्न उभयनिष्ठ उत्पाद निम्न में से कौन से हैं? तो पहले चरण के आरंभ में जो आपका उभयनिष्ठ उत्पाद है वो पायरुविक एसिड है, और यही पायरुविक एसिड अलग अलग जगहों पर ऑक्सीजन के एब्सेंस और प्रेजेंस में अलग अलग उत्पाद का निर्माण करती है। तो क्या कहिएगा कि गुरुजी जो हमारा कॉमन उत्पाद होगा वो पायरुवेट हो जाएगा। अब आपके एग्जाम में कभी कभार आपसे ये सवाल कर लिया जाता है कि ये जो पायरुवेट है, जिसको हम लोग पायरुविक एसिड के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं? पायरुविक एसिड के नाम से जानते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो याद रखिएगा C3H4O3 पायरुविक एसिड का फॉर्मूला होता है। और आपके पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की अपर्याप्त उपस्थिति में जो पायरुविक एसिड होता है ये किस में बदलता है? लैक्टिक अम्ल में, जो कि मसल्स में क्रैम्प का कारण बनता है। तो इस लैक्टिक एसिड का सूत्र क्या होता है? तो याद रखेंगे C3H6O3। क्या होता है? C3H6O3। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, आपके लिए सर जरूरी है। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में विभिन्न मिनरल्स का वितरण, दिया गया ग्राफ मानव शरीर में खनिज की मात्रा को दिखाता है। दिए गए आंकड़ों के आधार पर मानव शरीर में पाए जाने वाले कैल्शियम और सोडियम का अनुपात क्या है? मेरे मित्र यहाँ पे एक ग्राफ दे दिया गया है जो कि आप सभी देख पा रहे होंगे। इसमें बताया जा रहा है कि पोटेशियम की उपस्थिति 9% है, सोडियम की उपस्थिति 8%, कैल्शियम की उपस्थिति 40%, मैग्नीशियम की उपस्थिति 18%, 25% की मौजूदगी किसकी है? लोहा की। क्या पूछा जा रहा है? कैल्शियम और सोडियम का अनुपात क्या होगा? कैल्शियम और सोडियम का अनुपात, कैल्शियम कितना है? सर जी 40%, और जो सोडियम है वो कितना है? तो आप सभी कहेंगे गुरुजी 8%। बस इसके परसेंटेज का आप रेशियो निकाल दीजिए, 8 एकम 8, 8 पंच 40। मेरे मित्र जो वैल्यू होगा वो इसी के रेशियो में होगा। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं हम लोग अगले सवाल की। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है कि उपग्रह किस प्रकार गति करता है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण, पृथ्वी के अनुदैर्ध्य बल के कारण, नाभिकीय बल के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या कहोगे कि गुरुजी जो उपग्रह ग्रह के चारों ओर गति करता है ये गुरुत्वाकर्षण बल के चलते गति करता है। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बस मेरे मित्र यहां पे आप सभी गुरुत्वाकर्षण के कुछ महत्व ध्यान में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है। गुरुत्वाकर्षण के महत्व क्या है सर? गुरुत्वाकर्षण के महत्व, तो पहला चीज तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये पृथ्वी से हमें बांधे रखता है, यानी कि पृथ्वी से हमें बांधे रखने वाला बल, पृथ्वी से हमें बांधे रखने वाला बल कौन सा है? आप सभी कहेंगे गुरुजी गुरुत्वाकर्षण। दूसरा उपयोगिता क्या है? तो ध्यान में रखेंगे कि ग्रह के चारों ओर उपग्रह की गति किसके वजह से होती है? आप सभी कहेंगे गुरुजी गुरुत्वाकर्षण के वजह से होती है। साथ में मेरे मित्र सूर्य के चारों ओर चंद्रमा की गति किसके वजह से? गुरुत्वाकर्षण बल के वजह से। सर ज्वार भाटा यानी कि टाइड्स उठने का रीजन क्या है? तो आप सभी कहेंगे गुरुजी ज्वार भाटा का कारण भी क्या है? आप सभी कहेंगे गुरुजी गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन। अगला सवाल देख लीजिएगा,
क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि गामा किरणों की आवृत्ति एक्स किरणों की आवृत्ति से किस प्रकार संबंधित है? के बराबर होती है, से कम होती है, से अधिक होती है, के साथ कोई संबंध नहीं रखता? क्या होगा इसका आंसर? यहां पे आपसे सवाल करा जा रहा है कि गामा किरण और एक्स किरणों की आवृत्ति क्या होती है। ध्यान देंगे कि अगर हम लोग बात करते हैं एक्स रे की, किसकी बात करते हैं? एक्स रे की। तो इसका खोज किसने करा? आप सभी कहेंगे रॉन्जन नामक वैज्ञानिक ने करा। किसने करा? रॉन्जन नामक वैज्ञानिक ने करा। और मेरे मित्र याद रखिएगा कि अगर हम लोग एक्स रे की आवृत्ति की बात करते हैं तो इसकी आवृत्ति 10 टू द पावर 18 से लेकर के 10 टू द पावर 16 हर्ट्ज के रूप में मापी जाती है। और मेरे मित्र वहीं पे अगर हम गामा रे की बात करते हैं तो गामा रे की खोज किसने करा? बैकुरल ने करा। किसने करा? बैकुरल ने करा। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि यहां पे मैं आवृत्ति लिख दे रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। गामा रे की अगर हम लोग आवृत्ति की बात करेंगे, गामा रे की आवृत्ति की, तो इसकी जो आवृत्ति होती है वो 10 टू द पावर 20 से 10 टू द पावर 20 से 10 टू द पावर 18 हर्ट्ज तक होती है। तो आपसे सवाल करा जा रहा है कि गामा किरणों की आवृत्ति एक्स किरणों की आवृत्ति से किस प्रकार संबंधित है? तो क्या कहिएगा कि गामा किरणों की जो आवृत्ति है वो एक्स किरणों की आवृत्ति से अधिक है, इसीलिए सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी का औसत घनत्व किस एवरेज डेंसिटी किससे संबंधित है? यहां पे होना चाहिए गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर नहीं करता है, जी का एक संयुक्त फलन है, जी के अनुक्रमानुपाती होती है, जी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आपसे सवाल करा जा रहा है कि पृथ्वी का औसत घनत्व, तो यहां पे आपको स्पेशल हिंट देकर के ये लिखना पड़ेगा कि पृथ्वी का एवरेज डेंसिटी यानी कि औसत घनत्व किसके बराबर होता है? तो आप सभी ध्यान में रखिएगा 3g 4 g r e के बराबर होता है। 3g 4 g r, ठीक है। ये r जो है वो क्या हो गया? रेडियस हो गया। और हम लोग कहते भी हैं कि पृथ्वी का एवरेज जो है वो किस टर्म में? तो सर g स्मॉल g कैपिटल G और जो आपका पृथ्वी की त्रिज्या है उसके टर्म में क्या होता है? 3g 4 g r। तो आप क्या कहिएगा कि गुरुजी 3g 4 g r से सीधा सा मतलब है कि पृथ्वी का एवरेज डेंसिटी जो होगा वो क्या होगा? g के समानुपाती होगा। तो सही आंसर आप सभी कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप सभी इसका खास ख्याल रखिएगा। बहरहाल बात करते हैं हम लोग अगले सवाल की। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है कि SO4 2- में S की ऑक्सीकरण संख्या है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S इन SO4 2- इज। कैसे निकलेगा? तो आपको पहला चीज तो ये ध्यान में रखना होगा कि जब भी कोई पॉलीएटॉमिक आयंस होता है, यानी कि जब भी कोई बहुपरमाणविक आयन होता है जिसमें एक से ज्यादा आयन मौजूद होते हैं, उसमें मौजूद सभी परमाणुओं का जो ऑक्सीकरण का योग होता है, ऑक्सीकरण संख्या का योग होता है, वो सर उसके आवेश के बराबर होता है। यानी कि SO4 2- का जो कुल ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो इस पे मौजूद आवेश के बराबर होगी। अगर आपसे कोई ये सवाल कर दे कि SO4 2- की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, तो आप सभी कहेंगे गुरुजी -2। कितना कहेंगे? -2। तो क्या याद रखेंगे कि किसी भी पॉलीएटॉमिक आयन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है उसमें मौजूद सभी परमाणुओं का वो किसके बराबर होता है? आप सभी कहेंगे उस पे जो मौजूद आवेश होता है उसके बराबर होता है। अब चूंकि बात करी जा रही है SO4 2- में S की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, तो S की ऑक्सीकरण संख्या को हम लोग क्या मान लेते हैं? X मान लेते हैं। प्लस मेरे मित्र ध्यान देंगे कि यहां पे ऑक्सीजन के 4 एटम हैं और आपको यह ध्यान में रखना होगा कि ऑक्सीजन के एक एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना होता है? आप कहेंगे -2। तो यहां पे 4 है, तो मेरे मित्र हम इसको 4 इंटू एक का होता है -2, तो आप सभी क्या कहेंगे? 4 इंटू -2 कर सकते हैं। अब ये किसके बराबर होगा? आप सभी कहेंगे अभी जस्ट आपने बताया है कि किसी भी पॉलीएटॉमिक आयन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो उसमें मौजूद सभी परमाणुओं का जो योग है वो सर उसके चार्ज के बराबर होगा।
तो आप सभी कहेंगे गुरुजी ये -2 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे x और ये कितना हो गया 4 दूना 8 -8 इक्वल टू -2 और x -8 इक्वल टू -2 x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 ये इधर आ गया प्लस प्लस माइनस माइनस। आप कहेंगे सर x इक्वल टू +6 हो गया और x किसका ऑक्सीडेशन नंबर है आप कहेंगे s का। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा जा रहा है कि s कक्षक की आकृति क्या है, पिरामिडीय, गोलाकार, चतुष्फलकीय, डंबलाकार। क्या कहिएगा कि गुरुजी s कक्षक की आकृति गोलाकार होगी। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए p कक्षक की आकृति, p कक्षक की आकृति, तो आप सभी याद रखेंगे p कक्षक की आकृति जो है वो डम्बेल होती है। कैसा होता है डम्बेल होती है। और मेरे मित्र अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डी कक्षक की आकृति, तो आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी डी कक्षक की आकृति डबल डम्बेल होगी। क्या होगी डबल डम्बेल होगी। तो ये चीज भी ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में अगर एस कक्षक पूछा गया है तो पी कक्षक और डी कक्षक भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा जा रहा है कि संपर्क विधि द्वारा निम्न में से किसका उत्पादन किया जाता है, स्टील का, सल्फ्यूरिक अम्ल का, नाइट्रिक अम्ल का, अमोनिया का। क्या कहिएगा कि गुरुजी संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है या उत्पादन किया जाता है। हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण किया जाता है। हैबर विधि द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, आप सभी कहेंगे अमोनिया का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है कि निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका होगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान चला 9.31 इंटू 10⁻³ kg, ठीक है। और प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻27 kg, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻27 kg। और हाइड्रोक्लोरिक न्यूक्लियस है यहाँ पे, मतलब हाइड्रोक्लोरिक कह रहे हैं, हाइड्रोजन न्यूक्लियस है, तो इसका सर द्रव्यमान 1.008 AMU होता है। तो आपसे सवाल ये करा जा रहा है कि निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है। मेरे मित्र क्या कहोगे कि गुरुजी इन सभी में से अधिकतम द्रव्यमान हाइड्रोजन न्यूक्लियस का है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा जा रहा है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु निम्न में से कौन सा है, राइजोबियम, क्लोरोबियम, एजोटोबैक्टर, उपयुक्त सभी। अब हमारे बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो इसको ऐसे याद रखते हैं कि राइजोबियम जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है और उसके बाद आप सभी इसको मिस करते रहते हैं। लेकिन मेरे मित्र आप सबों को यह ध्यान में रखना है कि क्लोरोबियम बैक्टीरिया के कुछ स्पीसीज ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एजेटोबैक्टर बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये जो आपका तीनों ऑप्शन है, राइजोबियम, क्लोरोबियम, एजेटोबैक्टर, ये तीनों ही नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि ऑक्सीजन हमारे शरीर में किसके द्वारा पूरे फैलता है, आप कहेंगे गुरुजी रक्त के द्वारा। किसके द्वारा, रक्त के द्वारा। क्यों, क्योंकि आप सभी कहते हो कि हमारे बॉडी के लिए जो श्वसन वर्णक का काम करता है वो कौन है, आप सभी कहते हैं हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्या करता है, आप सभी कहते हैं गुरुजी ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर के, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है और यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारे पूरे शरीर में दौड़ते रहता है। मेरे मित्र ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ये जो आपका ये जो ऑक्सीजन पूरे शरीर में दौड़ता है वो किसके सहारे, आप सभी कहते हैं गुरुजी ब्लड के सहारे। अब आपको यह मालूम है कि आपके पूरे बॉडी में ब्लड को पंप कौन करता है, आप सभी कहते हैं हार्ट। क्यों, क्योंकि हार्ट जो है वो हमारे बॉडी का क्या है, तो आप सभी कहते हैं सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन। क्या है, सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन। तो मेरे मित्र जो हार्ट है वो आपके पूरे बॉडी में ब्लड को पंप कर रहा होता है। किसके लिए, तो सर ब्लड प्रत्येक जगह पे आसानी से पहुंच जाए। अब उस ब्लड के साथ कौन जा रहा है,
आप कहेंगे सर ऑक्सीजन जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि इन सभी प्रक्रियाओं में जो अंग पार्टिसिपेट करते हैं वो किससे बने होंगे, उत्तक, किसी न किसी उत्तक से ही। और ऐसे भी हम लोग रक्त को क्या कहते हैं, आप सभी कहेंगे गुरुजी तरल संयोजी उत्तक यानी कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो आप सभी ये कह सकते हैं कि मानव शरीर में जो ऑक्सीजन का अभिगमन होगा, मानव शरीर में जो ऑक्सीजन का अभिगमन होगा उसमें सबसे पहला काम जो फुफ्फुस यानी कि लंग्स है वो क्या करेगा, आप कहेंगे ब्लड को पंप करेगा। क्या करेगा, किसको पंप करेगा, ब्लड को पंप करेगा। और फिर ये विभिन्न उत्तक द्वारा क्या होगा, हमारे उपयोगी अंगों तक पहुंचेगा। तो मेरे मित्र पहले कौन आएगा, 2, फिर 1, फिर 3, कहां है, ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा जा रहा है कि घने फ्लिंट ग्लास और पानी के अपवर्तनांक क्रमशः 1.65 और 1.33 है। प्रकाश की किरण घने फ्लिंट ग्लास से पानी में जाती है। घने फ्लिंट के संबंध में पानी का अपवर्तनांक डैश और किरण जल में समान से डैश झुक जाती है। क्या कहिएगा कि गुरुजी फ्लिंट ग्लास का जो अपवर्तनांक है इसको N1 मान लेते हैं, कितना है 1.65, और जो पानी है इसका अपवर्तनांक को हम N2 मान लेते हैं, कितना 1.33। हमसे पूछा जा रहा है कि घने फ्लिंट ग्लास के संबंध में यानी कि N1 के सापेक्ष जो आपका पानी है उसका अपवर्तनांक क्या होगा, यानी कि N21। N2 क्या है, पानी, N2 क्या है चला, पानी, और N1 क्या है, आप कहेंगे फ्लिंट ग्लास, फ्लिंट ग्लास यानी कि फ्लिंट कांच। तो N21 आप सभी कहेंगे गुरुजी ये हो जाएगा N2 बटा N1 1.33 बटा 1.65, सॉल्व करेंगे तो ये 0.80 के समथिंग आएगा। और मेरे मित्र चूंकि पानी का जो अपवर्तनांक है वो आपका फ्लिंट ग्लास से कम है, तो हम ये कह सकते हैं कि पानी फ्लिंट ग्लास की अपेक्षा क्या होगी, विरल माध्यम होगी। और अगर पानी प्रकाश की किरणें फ्लिंट ग्लास से पानी में आती है तो अभिलंब से दूर भागेगी। तो मेरे मित्र जो सवाल करा जा रहा है कि घने फ्लिंट ग्लास के संबंध में पानी का अपवर्तनांक, तो आप कहिएगा 0.800 आता है समथिंग, तो इसको आप 0.81 भी कह सकते हो। 0.81 होगा अपवर्तनांक, और किरण जल में समान से क्या होगी, आप कहेंगे दूर झुकेगी। तो देख लीजिए आपके किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है 0.81 और से दूर, मतलब अपवर्तनांक 0.81 होगा। ये 8080 समथिंग आता है, मैंने डिवाइड दिया था, तो वहां पे आप इसको 0.81 के समकक्ष मान सकते हो। और क्या होगा, सर अभिलंब से दूर जाएगी, इसलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पूछा जा रहा है कि 10 ओम वाले प्रतिरोध में 5 मिनट तक 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न उष्मा का मान क्या होगा। H इक्वल टू चला I² RT होता है, तो H इक्वल टू I कितना है 5 एम्पियर, तो 5 का स्क्वायर, R 10 ओम, T कितना है 5 मिनट, तो सेकेंड में 60 कर देंगे। चला ये 25 गुना 10, 6 5 30, 25 तिया 75 गुना 1000 और 7.5 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, कोई शक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा जा रहा है कि नाइट्रोजन परमाणु का कौन सा कोष N2 अणु बनाने में भाग लेता है। कोई भी परमाणु हो उसका अगर अणु बनेगा तो आप सभी क्या कहेंगे, उसके बाह्यतम कोष ही पार्टिसिपेट करेंगे, बाह्यतम कोष ही भाग लेगा। तो याद रखिएगा नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है, तो प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। प्रथम कक्षा को K कहेंगे और L जो है वो हमारा अंतिम कक्षा होगा। तो क्या कहोगे, चला आप सभी कहोगे कि गुरुजी ये जो बाह्यतम कक्षा है, ये बाह्यतम कक्षा संयोजी कक्षा कहलाता है, वैलेंस शेल कहलाता है। और जब भी अणु बनेगा तो इसके बाह्यतम कक्षा में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है उसके द्वारा ही क्या होगा, त्याग, ग्रहण या साझेदारी। तो हम ये कह सकते हैं नाइट्रोजन परमाणु का कौन सा कोष N2 बनाने में भाग लेता है, हम क्या कहेंगे गुरुजी L कोष N2 बनाने में भाग लेता है। दैट्स व्हाई राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पूछा जा रहा है कि तत्वों के वर्गीकरण का आरंभिक प्रयास किस आधार पर किया गया था। प्राकृतिक उपस्थिति,
प्रचुरता, उनके गुण में भिन्नता, प्रयोगशाला में संश्लेषण। क्या कहेंगे कि गुरुजी आरंभिक प्रयास हो या फिर अंतिम प्रयास हो, प्रत्येक जगह पे तत्वों के गुणों को समझने का ही प्रयास किया गया। तो मेरे मित्र यहां पे कहा जा रहा है कि तत्वों के वर्गीकरण का आरंभिक प्रयास किस आधार पर किया गया था? आप कहेंगे उनके गुणों में भिन्नता के आधार पर। अगला क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा धातुओं की अभिक्रियाशीलता के आधार पर सही अवरोही क्रम है? कई बार मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज बताया है, इसके लिए ट्रिक भी बताया है। कैटरीना ने कार मांगी, अल्टोजेन, फरारी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर प्लेटेड ओटी। तो मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी नीचे कमेंट करके जरूर बताना, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा जा रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जिंक के दाने मिलाने पर इनमें से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? भाई मेरे HCl रिएक्ट करेगा जिंक के साथ, क्या कहोगे कि गुरुजी ये बना लेगा जिंक क्लोराइड और साथ में क्या होगा, हमारा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। दैट्स व्हाई राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा जा रहा है कि बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर इनमें से कौन से पदार्थ बनते हैं? अगर आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आप सीधे कहेंगे कि गुरुजी बेकिंग पाउडर की बात करी जा रही है, NaHCO3, लीजिए इसको हम गर्म कर देते हैं और आपने बताया है कि जो उत्पाद होगा वो Na2CO3, CO2 और H2O होगा। जो सवाल आपसे करा जा रहा है कि बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर इनमें से कौन से पदार्थ बनते हैं, पहली ऑप्शन में आपको कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम कार्बोनेट दिख गया, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, आगे के ऑप्शन को सर पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 26 कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में न्यूरॉन नामक निस्यंदन इकाई मौजूद होती है। क्या मेरे मित्र आपके किडनी में न्यूरॉन होता है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, न्यूरॉन के जगह नेफ्रॉन होता है। ये गलती नहीं करना है। क्या कहिएगा? ये बात तो पहली गलत हो गया गुरुजी। अब दूसरा है कि मानव उत्सर्जन तंत्र में एक वृक्क युग्म, एक मूत्रवाहिनी युग्म, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग होता है। बिल्कुल, हमारा जो उत्सर्जन तंत्र है उसमें 2 किडनी है, साथ में एक यूटेरस एक आपका मूत्रवाहिनी है, ठीक है, और एक मूत्राशय जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर, यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, और एक यूरेथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क के वृक्कों में आरंभिक निस्यंदन लगभग 180 लीटर प्रतिदिन होता है। ये भी बात सही है। हमारे बॉडी के अंदर जो पूरे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है प्रत्येक दिन, वो लगभग 180 लीटर होता है। अब फिल्ट्रेशन जितना हो रहा है उतना बॉडी से बाहर नहीं निकलता है। फिल्ट्रेशन होने के बाद जो कुछ वेस्टेज मटेरियल हमारे बॉडी में बनते हैं वो यूरिन के रूप में बॉडी से बाहर निकलते हैं। तो आपके बॉडी से यूरिन 180 लीटर पर डे बाहर नहीं निकल रहा है, ये चीज मत सोचिएगा। पूरे जो किडनी का मैकेनिज्म है उस दौरान किडनी क्या करती है, लगभग 180 लीटर जो तरल पदार्थ होते हैं उसका फिल्ट्रेशन का कार्य करती है। अब है कि वृक्क उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ एक स्थित होते हैं। बिल्कुल सही है, गलत आपको पहले ही मिल गया था चिला। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा जा रहा है कि वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत का पहला आनुवांशिक बैंक कहां स्थित है? हैदराबाद। अगला क्वेश्चन नंबर 28 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस में परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है? क्या कहिएगा कि गुरुजी आपने कई बार बताया, व्हेनेवर वी डिस्कस अबाउट द इंटरकन्वर्टिबिलिटी ऑफ द स्टेट्स ऑफ द मैटर, तो हम लोग क्या कहते हैं कि जब किसी भी वस्तु के लिए टेम्परेचर में चेंजिंग लाते हैं तो संभव है कि उस वस्तु की जो अवस्था होती है वो परिवर्तित हो जाती है। तो सीधा सीधा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एनसीईआरटी का सवाल है, मैंने आपको कई बार बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछा जा रहा है कि M1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक लकड़ी के तख्ते पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर यह 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से आगे बढ़ता है। M2 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक अन्य तख्ता पर समान बल लगाने पर 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से आगे बढ़ता है। यदि दोनों तख्तों को एक दूसरे के साथ बांध दिया जाए और उन पर समान बल लगाया जाए तो त्वरण कितना होगा? ना बनेगा चिल्ला, 100% बनेगा। कहा जा रहा है कि ये M1 है और इस पे 5 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। एक्सेलरेशन कितना हो रहा है सर जी? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब M2 है, इस पे क्या हो रहा है सर जी? 5 न्यूटन का बल फिर से लगाया जा रहा है और एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का उत्पन्न हो रहा है। तो आपको यह कहा जा रहा है
कि यदि दोनों तख्तों को एक साथ बांध दिया जाए तो एकरा और एकरा बांधेंगे तो दोनों का द्रव्यमान ना बंधाएगा चिल्ला। अब बल कितना 5 न्यूटन लगाया जाए तो आपके दोनों के द्रव्यमान मालूम नहीं है तो निकाल लो। F इक्वल टू एम ए होता है तो M इक्वल टू नहीं कह सकते हो F बटा ए हो जाएगा सर। तो M1 इक्वल टू कितना कहिएगा F बटा ए, तो ये आपका हो जाएगा। चला यहाँ पे तो हम 10 लिख दिए, चलो इसको 5 बटा 10 कर देते हैं। 5 एकम 5, 5 दूना 10, हाफ kg। अब ये M2 कितना होगा तो सर जी 5 बटा 20, 5 एकम 5, 5 का 20, ये 0.25 kg। टोटल मास M1 प्लस M2 0.5 प्लस 0.25 कितना हो गया चला 0.75 kg। अब इस 0.75 kg पर क्या हो रहा है 5 न्यूटन का बल लग रहा है तो एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है। क्या कहोगे कि गुरुजी ए F इक्वल टू हम यहाँ पे एम ए कह रहे हैं तो A इक्वल टू हम लोग F बटा M कहेंगे। A इक्वल टू F बटा M, F हमारा 5 न्यूटन, मास 0.75, ये पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर आप कहेंगे सर 500 हो जाएगा। और 500 बटा 75 इसको सर सॉल्व कर लेना 6.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, जिसको अप्रोक्स 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कह सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा जा रहा है कि धोवन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी की प्रतिशत मात्रा डैश होती है। ध्यान दीजिएगा Na2CO3 10H2O, इसमें 10H2O का प्रतिशत कितना है ये बताना है। क्या कहेंगे कि पहले तो इस टोटल का अनुभार निकालेंगे, फिर इस 10H2O का अनुभार निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे प्रतिशत निकाल लेंगे। अगर हम Na2CO3 10H2O का अनुभार की बात करें तो आप कहेंगे सोडियम के 2 परमाणु हैं 23 दूना 46 हो जाएगा, और कार्बन के 12 और ऑक्सीजन के 3 तो 16 तिया 48, और सर ये 10H2O है तो प्लस 180 जोड़ दो चला 8 2 10 6 16, फिर आपका ये हो जाएगा 8 4 12 1 13 4 17 1 18, ठीक है, और 1 1 2 1 सॉरी ठीक है क्या 8 2 10 6 16, ठीक, हाथ में बचा 1, 8 4 12 1 13 4 17 1 18, तो ये हो गया आपका 8 बचा 1 यहीं पे है चला, ये 286 टोटल। इसमें वाटर कितना है 180, तो चला क्रिस्टलीकरण जल की जो प्रतिशत होगी वो 180 बटा 286 गुना 100 62.9 के समथिंग आएगा। चला सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए बात करते हैं हम लोग अगले सवाल की। क्वेश्चन नंबर 31 कि डैश उत्तक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। हृदय, मांसपेशी, उपकला, हड्डी। याद रखिएगा जो पेशी उत्तक होते हैं वो ब्लड वेसल्स के व्यास को बदल देता है। हृदय आपके बॉडी में क्या करता है ब्लड पंप करता है। उपकला उत्तक क्या कहेंगे सर जंतु उत्तक के प्रकार है। हड्डी हमारे शरीर में कंकाली अस्थाई उत्तक के रूप में, सॉरी कंकाली अस्थाई कह रहे हैं, कंकाली संयोजी उत्तक के रूप में देखी जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 32 पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता। जो अदिश होगा वो नहीं बदलेगा, जैसे कि द्रव्यमान हो गया। क्या कहेंगे कि गुरुजी इसका मान स्थान बदलने पर नहीं बदलेगा। अच्छा घर्षण के कारण बल, आप कहेंगे बिल्कुल बदलेगा। अब स्थान देखेंगे कि सर कोई कहीं पे हमारा रफ है या फिर कहीं पे खुरदरा है तो वहां तो फ्रिक्शन प्रभावित होगा, लेकिन अगर हम द्रव्यमान की बात करेंगे तो आप सभी कहेंगे ये कहीं नहीं प्रभावित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पूछा जा रहा है कि कण जिनका आवेश Q1 और Q2 है एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हैं, इनके बीच एक बल F उत्पन्न होता है। यदि दूरी पहले की तुलना में 1/5 कर दी जाए तो दोनों के बीच बल कितना होगा ना बनेगा। क्या कहोगे कि गुरुजी अगर हम कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग बल की बात करेंगे तो F इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दूरी को 1/5 कर दिया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर चलेंगे तो F डैश इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 बटा R बटा 5 का स्क्वायर होगा। चला F डैश इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 बटा R बटा ये क्या हो गया 25 R स्क्वायर बटा 25, तो F डैश इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 बटा इसको अगर हम उल्टा के लिखें
तो आप कहेंगे गुना 25 बटा आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा एफ डैश इक्वल टू 25 के Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर, तो आप कहेंगे एफ डैश इक्वल टू 25F। दैट्स वाई राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऐसे भी याद रखते कि जो आपका दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है वो दोनों ही आवेश के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जब ये r बटा 5 किया गया, 1/5 किया गया, तो आप कहते हैं सर जैसे ही हम इसको उल्टेंगे ये 25 बटा आर स्क्वायर हो जाएगा, तो जो आपका बल है वो क्या होगा, आप कहेंगे 25F हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पूछा जा रहा है कि क्षारीय धातु को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया। क्या कहिएगा कि सर क्षारीय धातु की बात करी जा रही है, तो पहला समूह में क्षारीय धातु है, 18वां समूह में हमारा अक्रिय गैस है, 18वां समूह में हमारा क्या है, अक्रिय गैस। दूसरा समूह में हमारा क्या होगा, क्षारीय मृदा धातु होगा। क्या होगा, क्षारीय मृदा धातु होगा। तो ये तीन भी आप ध्यान में रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पूछा जा रहा है कि 80 किलो का द्रव्यमान प्राप्त करने के लिए ऊर्जा का 98 जूल खर्च किया गया था, द्रव्यमान कितनी ऊंचाई पर प्राप्त किया जाएगा। यानी कि ऊंचाई की बात की जा रही है और इसमें जो ऊर्जा खत्म हुई है वो 98 जूल, तो पीई आपका कितना है, 98 जूल, मास 80 केजी। और मेरे मित्र ऊंचाई पूछा जा रहा है, जी का वैल्यू नहीं दिया है तो 9.8 लेते हैं। P इक्वल टू क्या होगा, mgh, टोटल P कितना है 9800 जूल, 80 इंटू 9.8 इंटू h इक्वल टू 9800 बटा 80 इंटू 9.8, पॉइंट हटा दो, ऊपर आप कहेंगे गुरुजी 10 हो जाएगा। अब मेरे मित्र ये जीरो और ये जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, और ध्यान दीजिएगा कि अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो आप कहिएगा 100 बार में, ये हो गया 100 बटा 8, और अगर आप आएंगे तो 8 5 40 और 8 दूना 16 4 20, 1 8 8 2 10, मतलब ये हो गया आपका 12.5 मीटर। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पृथ्वी और चंद्रमा पर r की दूरी पर रखे गए दो द्रव्यमान m1 और m2 के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात 1:1 है। मेरे मित्र ध्यान देना कि चूंकि F इक्वल टू G m1 इंटू m2 बटा आर स्क्वायर होता है, और G का वैल्यू जो है वो हर प्रत्येक जगह पे नियत होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि गुरुजी जो मास होगा जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो किस पर डिपेंड करेगा। अगर जी को नियत रख रहे हैं तो मास और दूरी पर, तो ये संभव है कि पृथ्वी और चंद्रमा पर आर की दूरी पर रखे गए दो द्रव्यमान युक्त ऑब्जेक्ट, मतलब सेम द्रव्यमान के m1 और m2 के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात होगा वो क्या होगा, 1:1। क्यों, क्योंकि जी का वैल्यू हर एक जगह नियत है। अब जी का ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, ये भी सही है। अब यहां पे कहा जा रहा है कि जी का मान पिंडों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, गलत है। जी का मान पिंडों के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, गलत है। क्यों, क्योंकि जो गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू है वो GME बटा RE स्क्वायर होता है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो गुरुत्वीय त्वरण है ये पृथ्वी के द्रव्यमान पर और पृथ्वी के त्रिज्या पर निर्भर करेगा, न कि सर ये पिंडों के बीच की दूरी और पिंडों के द्रव्यमान पर डिपेंड करेगा। तो आपके ऑप्शन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है उसको चूज करें। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो B और C है, जो B और C है ये क्या है, आप कहेंगे असत्य। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सॉरी B और C नहीं है, C और D आपका गलत है, C और D गलत है, और आपके ऑप्शन में C और D नहीं दिया गया है। तो मेरे भाई एक ऑप्शन आपको C D करना होगा, एक ऑप्शन आपको सी डी करना होगा। ये मैंने लिखा था कि इसका ऑप्शन चेंज करना होगा, सी एवं डी, सी एवं डी। तो ये चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे और इस हिसाब से राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 37 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आघात वर्धनीय नहीं है।
कॉपर, एल्युमिनियम, रजत, सिल्वर धातु हैं, जबकि ग्रेफाइट अधातु के अंतर्गत आता है, तो यह आधात वर्धनीय नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? पृथ्वी का घूर्णन हवा बहन सही या गलत है? पृथ्वी का घूर्णन हवा बहने के लिए उत्तरदायी है? बिल्कुल नहीं। एक ईंधन को पर्यावरण मित्र माना जाएगा यदि इसका दहन उत्पाद विषैला नहीं हो? बिल्कुल सही है। कोयला O2H2 यौगिक और आधा मुक्त न। तो मेरे मित्र आपके ऑप्शन में है कि कथन ए और बी सही है? नहीं सर, सभी कथन गलत हैं, ये भी नहीं है। केवल कथन ए सही है और कथन बी और सी गलत है, ये भी नहीं है। चला, केवल कथन बी सही है और ए और सी क्या है? गलत हैं। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा 39 आपसे पूछा जा रहा है कि कोशिका विभाजन से संबंधित है। जिब्रेलिन आप कहेंगे बीजों के अंकुरित होने के लिए जरूरी है, बीजों के सुप्तावस्था को तोड़ने के लिए। ऑक्सीन सर वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि साइटोकाइनिन आप कहेंगे कोशिका विभाजन के लिए जरूरी होता है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पॉलीएटॉमिक है? आर्गन मोनोएटॉमिक है क्योंकि ये अक्रिय गैस है। सल्फर आप सभी कहेंगे सर ये S8 के रूप में हम लोग को देखने को मिलता है। और सोडियम और ऑक्सीजन की बात करेंगे तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी वो भी एक परमाणुविक और द्विपरमाणुविक में सिमट जाएंगे, लेकिन सल्फर में बहुत सारे परमाणु हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? पॉलीएटॉमिक यानी कि बहुपरमाणुविक कहेंगे। और अब मुझे उम्मीद है कि अब आपको इस प्रकार का सवाल दोबारा दे दिया जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग फिर अपने अगले वीडियो सेशन में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।